We started this series of CPG conversations on the way forward for Pakistan last month. और हमारा फॉर्मेट इसका ये है कि हमने इसमें बेसिकली इस स्टेट के इश्यूज को हम डिस्कस करते हैं. We started our first edition with Senator Shibli Faraz, who is the Information Minister of Pakistan, and followed by Education Minister Shafqat Mahmood, followed by Science and Technology Minister Fawad Chaudhry, and followed by former Mayor of Karachi and Chairman PSP Syed Mustafa Kamal. हमारी बेसिकली फेसबुक लाइव पे हम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे टेलीकास्ट करते हैं और उसके बाद हम यूट्यूब लिंक जो हमारा है यूट्यूब चैनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस का, उस पे इस वीडियो को अपलोड कर देते हैं. अभी तक जो हमारी एवरेज अटेंडेंस इसमें है चारों कॉन्वर्सेशंस की, पर कॉन्वर्सेशन वो ओवर 60,000 इंडिविजुअल्स है. और उसके अलावा हमारा जो हम YouTube पे शेयर करते हैं वो हम अलग करते हैं. Zoom पे हमारे थोड़े बहुत पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. बेसिकली आज का जो हमारा सिलसिला है, जो हमारी 5th कॉन्वर्सेशन है, वो हमने रखी है. हमारी बहुत एक्टिव मेंबर है कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की और सेनेटर शेरी रहमान, उनके साथ हमने रखी है. शी इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है. और इस सीरीज को हम आगे लेके जा रहे हैं. इसमें MQM और PMLN, जमात इस्लामी और दूसरे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. डिफरेंट मिनिस्टर्स को हम एंगेज इस वजह से करते हैं कि उनकी मिनिस्ट्रीज के हवाले से हम अपडेट्स लेते हैं और आगे का रोड मैप शेयर करते हैं. एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान की सीरीज है, इसका पर्पस हमारा कोई ब्लेम गेम नहीं होता और हम सिर्फ और सिर्फ इश्यूज पे बात करते हैं. और जरूरी नहीं होता कि कोई एक इंडिविजुअल जो भी हमारा गेस्ट है, अगर वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके सारे सवाल हम उससे करें, बिकॉज के हर इंडिविजुअल की अपनी एक बैकग्राउंड होती है और हम कोशिश करते हैं कि मेरिट बेस्ड एक डायलॉग किया जाए उनकी एक्सपर्टीज को सामने रखते हुए. और उसके बाद जब हम दूसरे लीडर्स को दूसरी पार्टी से बुलाएंगे तो हम उनसे दूसरे इश्यूज पे गुफ्तगू करेंगे. तो शेरी रहमान आज की हमारी गेस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम शेरी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की. और मैं बताता चलूं कि शेरी रहमान इज फाउंडिंग चेयरपर्सन and president of Jinnah Institute, and she is currently the chairperson CPAC committee in Senate of Pakistan. Earlier, she also served as information minister and also as Pakistan's ambassador in United States of America from 2011 to 2013. She was also the first leader of opposition in the Senate in 2018. She was MNA in National Assembly of Pakistan. First time she elected in 2002 and later re-elected in 2008. Sherry received her bachelor's degree in political science from Smith College and master's in history from University of Sussex, UK. In 1988, she joined Dawn Group's publication, The Herald, as its editor and remained with the magazine until 1999. She co-authored the book The Kashmiri Shawl, and she is also the recipient of Sitara Nishane-e-Imtiaz. I'm privileged to be her family friend, and we hosted her in different dialogues, physically also before this lockdown started. So without any further delay, I will start the conversation here with Sherry. शेरी, पाकिस्तान का जो इस वक्त इंटरनल इश्यूज हैं और जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं आफ्टर द कोविड, एक तरफ हम देखते हैं हमारी सराउंडिंग्स में इंडिया का इशू है, एक तरफ हम देखते हैं कि चाइना इंडिया का जो सिलसिला इस वक्त चल रहा है, चाइना ईरान पार्टनरशिप है, हमारे इंटरनल बहुत सारे इश्यूज हैं, बलूचिस्तान का इशू है, फिर हमारी जो रिलेशनशिप US या चाइना के साथ है या जो सऊदीया और UAE के साथ है. तो पाकिस्तान को मौजूदा उसमें बहुत सारे फौरी और संगीन खतरात लाक हैं. आपके नजदीक इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आज की तारीख में क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या रोड मैप हमारा होना चाहिए इस स्टेट? शुक्रिया जी असद साहब. और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस का मैं बहुत ममनून हूँ कि संडे को हमने ये इस तरह वेब के जरिए एक अंजुमन और गैदरिंग
का इनेकाद किया है और एक मौका फराहम किया है। हम फ्रैंकली कुछ बातें जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के कलीदी इस वक्त बेनिफिट में हैं, उनका डिस्कशन होना चाहिए। मुझे ये भी मालूम है इस वक्त कि बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल दोस्तों ने इस पर इंटरेस्ट का इजहार किया है and they are also logged on. Many of them have been friends of Pakistan in a structured relationship and also unstructured. So I'm going to go between two languages if that's okay, Yes. because I don't think we provide subtitles. We speak mostly in Urdu and on television and the National Assembly, but because I had put this on my social media, I got a lot of responses to log in and to address some issues. Now, I'd written earlier, I just want to go back to a fundamental here that I wanted to address, and इसमें foreign policy भी बहुत अहम एक इसका हिस्सा है इस पूरे fundamental reset का, which I think is needed, and I'm making a bipartisan conversation. A reset is needed, a post-colonial reset is needed, because a great deal of our laws and our thinking is linked to still a mindset that looks to individuals. यानी ये फर्द वाहिद की तरफ देखता है हमारा सिस्टम और हमारे बहुत से लोग, और बार बार इस पर नजर लौट के आती है कि जी एक फर्द आएगा, वो सफेद घोड़े पे आएगा या टैंक पे आएगा या इलेक्शन जीत के बड़े लंबे नारे पर आएगा, जो भी जिस सिस्टम से भी आए। मैं तो ऑब्वियसली जमहूरी सिस्टम का कोई मुतबादिल नहीं समझती, लेकिन जब ऐसा है तो वो फर्द वाहिद अकेला या अकेली कुछ नहीं कर सकेगा। ये एक बहुत ही कॉलोनियल सी सोच है, एक्सपेक्टेशन है और तवक्को है, जिसमें ये सोच होती है कि बस एक कैरिज्मेटिक इंसान सब कुछ तब्दील कर देगा और हमारे कवानीन एक तरफ, बस हम सब कुछ लॉज और इदारों के जरिए नहीं करेंगे। सो this creates very false expectations from a democratic system that is only geared to work through institutions and complex series of coalitions. So what you have therefore today is a strategic drift on key directions of Pakistan's economy, on its foreign policy, which we keep trying to bring back to compass, as well as three important structural issues other than health and education, which to me are very personally important and I think must be on your agenda, my agenda, and policymakers' agendas. And it's a Herculean task getting attention on it, because why? We, like many parts of the world, have drifted towards an illiberal democracy where, and you see it in the US also, you see it in many parts of the world, where autocratic rule and you know the muzzling of media freedoms and civil liberties, what happens in such models is that thought binaries develop. There's either one or the other. There is very little appetite for crafting the hard reality of roadmaps through a middle path. And that's the beauty of parliamentary democracy. The Westminster model flourishes when coalitions work well. Even if you look at the US system, which is based on its constitution of a presidential system and strong executive authority, which seems very attractive to many of our thinkers and writers, please don't disregard Pakistan's history. ये जो हमारी टेंडेंसी है सेंट्रलाइजेशन की और एक फर्द वाहिद और एक मंबे ताकत के मंबे को देखने की, whether it's a one unit, whether it's a presidential system. देखिए, Pakistan is not a homogeneous country like Bangladesh, ethnically or culturally. We are 4 different provinces, फिर GB और कश्मीर भी हैं. तो हमें, there's a reason why the people of Pakistan, not just once, मगर बहुत तल्ख इम्तिहानात के बाद हमने ये चूज किया फेडरल और वफाकी सिस्टम. और वफाक को आजकल बहुत खतरात लाहक है. वो ये सोच है जो इस किस्म के और खतरात को सामने उभारती है, और ये भी सोच हमारे में आ जाती है कि किसी तरह लोग जाहिर है तंग आए हुए होते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं मिला, आपको बहुत कुछ मिला है, हम देखते नहीं है हम कहाँ से कहाँ आए हैं. इन आजकल के हालात पर्टिकुलरली मैं समझती हूँ ये these are not the norm.
and Pakistan needs to go back to the new normal. Even countries that are strategically drifting, many countries are strategically drifting in their foreign policy, and that it's very much a norm. The US is in a deep strategic drift. There is no sense of direction in its day-to-day congressional working. They go through gridlock every year on budget formation in their system. That does not mean that they pack up the system or put away the constitution. The good news, though, is that I think the Pakistanis everywhere, from the top to the bottom, whether it's an authoritarian coup maker or it's an authoritarian Democrat, they have all got a great deal, set a great deal of store by legitimacy. यानी साख आपकी क्या है, तो आइन सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. हम समझते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देखते हैं जब को भी होता है तो एब्रोगेशन हो रहा होता है आइन का, या रास्ते निकाले जा रहे हैं, कोई ना कोई जादू वर्ड्स का, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, कुछ ना कुछ की जाती है. और फिर उसके बाद लाइक ऑल डिक्टेटर्स, चाहे वो अयूब खान हो या जिया, दे लुक फॉर लेजिटिमेसी, दे लुक फॉर पीपल्स लव. So basically, Pakistan's default system, when especially when Indians ask me, "Oh, you people have a love affair with military governments," I said, "No, actually, we don't. Pakistan's default system is democracy and an abiding respect, both institutional and public, for the constitution." ये हम याद रखें. आइन के बगैर कुछ हम कर भी नहीं पाते हैं. 10 दफा सोचते हैं, कितनी गलत बात भी सोचेंगे, हम आइन का सोचते हैं. And right now, the Constitution of Pakistan mandates a strong federation, a federal system. Read Article 160A, 3 or 1, any of those. Read Article 160A. From 1973 to this day, the 18th Amendment has given us, both times, a strong federation which binds the provinces together in relationships of resource sharing and equality. And these are the only times we've had consensus constitutional products. These are the only times when Pakistan has come together for an all parties, all representatives constitution. And I think we need to reconsider where we are today and how, if we continue to work in binaries and polarize the country, or हम तल्ख गुफ्तगू में पड़ जाएं मुल्क के इस वक्त बहुत ही नाजुक नहज पर, फिर हम इदारों को कमजोर कर रहे हैं. And we are taking Pakistan into a further zone of institutional fragility. So I don't want to keep talking. If you have a question or you want to sort of nudge it in a direction, please do so. इसमें सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या 1973 का जो आइन है पाकिस्तान के मौजूदा मुस्तकबिल के मसाइल के हल के लिए काफी है? ओवरऑल प्रॉब्लम है, जो हमारा बहरान है, वो आईनी है. इसके होते हुए बलूचिस्तान में क्यों आपकी शोरिश बर्पा होती है? नए सूबों के मुतालबात भी सामने आ रहे हैं. सूबों और विफाक में वसाइल और इख्तियारात को लेकर जो तनाव और इल्जाम तराशी क्यों कायम रहती है, इसका क्या हल है आपकी नजर? जी बहुत कोई, देखिए, देयर इज नो सिल्वर बुलेट. कोई एक गोली नहीं है जो आप पिला सकें और उस सुबह उठें और सब कुछ बदल जाए, एक फर्द हो या नो. ये दिस इज अ हार्ड प्रोसेस ऑफ, ये गुफ्तो शनीद, बार बार उठना कमरे से कि आज हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, फिर वापस आना, फिर कहना कि अच्छा हम इन पॉइंट्स पे एग्री करते हैं, चलें डिफरेंसेस को अलग रखें. ये अभी FATF के नेगोशिएशंस हो रहे थे, पाकिस्तान की खातिर हैं, बहुत जरूरी है डेडलाइन मीट करना. उसमें बहुत गलतियां थी, बहुत प्रॉब्लम्स थे. पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था UNSC लॉज में, या मेरा आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं था. ये इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी एजेंसीज इंक्लूडिंग स्टेट बैंक, अदर एजेंसीज, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं था. और ये बातें जरूरी नहीं होती हैं. तो पार्लियामेंट का काम होता है कोalitions के जरिए, गुफ्तो शनीद के जरिए, मेकिंग द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, राइट. और इसमें आप जो पूछ रहे हैं ना, ये बलूचिस्तान में शोरिश और दूसरे सूबों में, जब एक आप बांग्लादेश की, हम ईस्ट पाकिस्तान की बनते, जब बांग्लादेश बना तो मैं तो बच्ची थी, लेकिन बाशऊर जरूर थी. और वो जो ट्रॉमा है हमारे नए जनरेशन को नहीं पता, जिनको हम इस वक्त गुमराह करते हैं ये कह के कि एक किसी चीज से बात बदल जाएगी और हम बिल्कुल हमारी दुनिया तब्दील हो जाएगी. नहीं, तब्दीली एक बहुत मुश्किल काम होता है और इसमें अपना गुस्सा पीना पड़ता है
और वसी तर मफाद के लिए बहुत सारी कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं कि अगर 10 गोलियां बेहतर होंगी तो उसके लिए अक्सर और बेशतर 8 कड़वी होती हैं. That's the harsh reality. ये तल्ख हकीकत है. So what do you have to do? If provinces are discontented, and this is a normal state of affairs, to say कि देखिए इंडिया में कितना discontent है. Nobody is saying the country is falling apart. We will say it because it's got serious fiscal tendencies, and the new politics of India may be tearing it apart, but not the federal structure. And what is happening here with us is that Balochistan needs political accommodations. It needs a political solution. To this day, even when we talk to the most leftist parties or the most rightist, they're united in one thing. They want attention. There are still people in every province who just want to take the perquisites of power, and they are content with that. Now, this is also a post-colonial legacy, by the way, because our leaders were chosen and corrupted with the perks of power, with the pelf, which is why people in Pakistan hate VIP protocol for this reason. It's in our memory. We want equality with each other. And even if it's a requirement for protection against terrorism, people get angry, they don't understand it. So we should not misguide people. There is a need for political accommodation. और अगर एक सूबा कुछ नाराजगी का इजहार करता है तो उन पर आप गोले नहीं बरसाते हैं, जैसे नवाब बुख्ती के साथ हुआ. मैं तो उनसे मिलने गई थी उससे पहले, और वो बात करने तैयार थे. वो ट्राइबल चीफ्टन थे पाकिस्तान के, जो गवर्नर बन चुके थे, जो वफाक के हक में फिर बात करते थे. एक पूरा जनरेशन है जो नहीं करता था, जिनसे हम नाला होते थे कि देखिए हमारी पहली लॉयल्टी तो पाकिस्तान के वफाक और रियासत के साथ है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती, कोई सौदाबाजी नहीं हो सकती. दैट्स द फर्स्ट थिंग, राइट? और उस जिम्मे में there were many, and there still are today. Every Baloch nationalist is not against Pakistan. We need to invest in them and need to make them stakeholders, ना कि हम सिर्फ contractors को ले आए. I'm sorry, मैं किसी को offend नहीं करना चाह रही, but we don't need to bring people who have no history of Baloch politics or This is open debate. आप जो बोलना है बोलें. इसमें जो हमारी open debate है, इसमें हमने नहीं, I don't want to be divisive. मैं बहुत ही, आप अगर पिछले सालों की सियासत देखें, जब ये बिकरिंग नहीं होती थी और जवाब देना जरूरी नहीं होता था, पीपल्स पार्टी के खास तौर से मिनिस्टीरियल पॉलिटिक्स वाज वेरी वेरी कंसेंसस ड्रिवन. जब आप हुकूमत में होते हैं, स्पेशली इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा जॉब होता है एज अ हुकूमत टू रीच आउट. You have to reach out, and always आपकी जिम्मेदारी होती है सिस्टम को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को चलाना, और उसके जो एसेट्स हैं, उसके जो फवायद हैं, उसको यूज करना. And one big advantage of parliament is standing committees. The system is geared to consensus. It is not geared to division. Otherwise, what you see is a horrible sight of senior politicians lobbying insult after insult at each other, and that is what the system has become right now. It needs a reset, and that opportunity, for instance, was in this global pandemic. जब ये pandemic आई तो हम सब ने कहा okay. पहले कश्मीर पर भी हमने यही कहा था, but that didn't happen. We still tried to form a consensus. और चलें, वो हम सबकी अपनी ideological और नजरियाती वाबस्तगियों की वजह से हो गई. On Kashmir, in any case, all parties are very clear. They stand united against what has happened on August 5th, the illegal attempt at annexation and occupation by India. But we also have a commitment to the right of self-determination. We are a people-based political system, I feel, at least my political parties. And the first thing we said at a press conference, you might have heard Birawal Bhutto say this, that no, I'm not going to say this. This is a terrible pandemic coming our way. He's the Prime Minister of Pakistan. I don't want to vitiate the atmosphere. मैं आलूदा नहीं करना चाहता माहौल को, और मैं चाहता हूँ कि अब हम इस बहुत ही इम्तिहान की घड़ी में मुल्क को इस वक्त एक कमरे में एक टेबल पे रखें. और अगर हम दुश्मन से भी, देखिए दुश्मन से भी आप मुज़ाकरात, दुश्मनी से तो मुज़ाकरात करते हैं, दोस्त से तो नहीं करते ना. तो अगर आप कर सकते हैं तो
ये बड़ापन ऑपोजिशन का काम नहीं होता है, मगर चले देर आए दुरुस्त है, किसी ने कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर कुछ पार्लियामान से नाला रहते हैं, वहां आते नहीं है, he doesn't like the system. I don't know, I don't want to get into that, but that opening was refused. That opening was refused even at the height of fear and public worry कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोप कर सकेगा इतनी बड़ी क्राइसिस के साथ, और नहीं किया उन्होंने जवाब। उन्होंने बल्कि रोज शुरू कर दिया एक सिस्टम सिंध को क्रिटिक करने का, क्योंकि इट वाज सीन एज पार्ट ऑफ अनदर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अब थोड़ी सी हमारी पॉलिसी डिफरेंट थी, थोड़ी सी साइंस बेस्ड थी, और हमने उसमें जो भी गलत आए, व्हाटएवर वी वर, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग कंसेंसस एंड सेइंग ओके कम इनटू द रूम लेट्स टॉक अबाउट दिस एवरी डे, वो बहुत देर में की बात है। इट कंटिन्यूज टू बी डिविसिव। रोज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम देख रहे हैं ओ माय गॉड, इन हालात में भी पॉलिटिकल डे टू डे जो एक डिविसिव पॉलिटिक्स होती है, बिकॉज पॉलिटिक्स कैन बी इज नॉट अ डर्टी थिंग, इट यूनाइट्स, इट कैन बी यूज्ड एज अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीडरशिप एंड यूनिटी एंड फेडरल स्ट्रेंथ, and for that you have to use parliament, you have to, भाई आपको हाथ जोड़ के अपने जो छोटे allies हैं उनके साथ, अभी भी मैं खड़ी होती हूँ, जो I'm not the leader of opposition anymore, but I still have to ask the Baloch party, the Jamaat, the JU, please साथ आए, नाराज ना हो, ये करना पड़ता है। और आपको अपना मौक़िफ़ दलाइल के जरिए, चाहे वो साइड कमरे में हो या पार्लियामेंट्री कमेटी में हो, सबके सामने हो, असेंबलियों में हो, आपको मुस्तकिल एक यू हैव टू बी हम्बल, आपको अपने औकात याद रख पैर जमीन पे रखने चाहिए, और आपको बिल्कुल हाथ जोड़ के सबसे मांगना चाहिए, जिस तरह आप इलेक्शन में वोट मांगते हैं, सारे साल आपको शराकतदारी मांगनी होती है अपने लोगों के साथ, अपने पार्लियामेंट के, चाहे आपका वो राइवल हो या एलाय हो, हरीफ हो या आपका दुश्मन हो, जो भी, यू हैव टू डू दिस, और ये इस वक्त नहीं हो रहा। सो यू आर सीइंग anger at dysfunction in parliament, which is very, very dangerous right now. And given our foreign policy situation, given our economic deep crisis and distress and malaise, and the 3 structural problems I wanted to talk to you about, which I see as really ticking time bombs. और इस वक्त I want to just close off this discussion on NFC and 18th Amendment by saying बहुत गलत बात की गई और फैलाई गई, and it's a canard that was spread कि हमें चेंज करना है ये फॉर्मूला अगेंस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड एग्रीमेंट्स, क्योंकि वफाक के पास पैसे नहीं हैं और सूबे पैसे नहीं जनरेट कर रहे। तो मैं आपको रिकॉर्ड पे ये कह सकती हूँ, जो मैंने बजट स्पीच में भी कहा, which I opened for Parliament in the Senate, आप चेक कर लीजिए अपनी बुक्स, एंड यू ऑल आर वेरी रिसोर्सफुल पीपल। जो सूबे हैं, कम से कम उस वक्त मैंने उसी वक्त मैंने पंजाब से क्वेरी की, कहने का पंजाब इज मीटिंग इट्स टैक्स कलेक्शन इज द हार्ट ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट। The Mughal Empire collapsed because it didn't have a navy to battle the Portuguese and the British and the other colonizers, and its famous Mansabdari system started collapsing. You were overstretched in the Deccan and it started collapsing. You could not meet your defense expenses. Now we are meeting our expenses, but what is the problem? The problem is not that कि सूबे तो अपने टारगेट से आगे जा रहे हैं. This is a well kept secret. अब मैं आपको ये जरूर कहूँ, और वो रिपोर्ट कम होती है बात, 8% ज्यादा सिंध ने टैक्स कलेक्शन के हदफ से कलेक्ट किया है, जमा किया है, जो महसूलियात हैं। पंजाब ने भी किया है, केपी ने भी किया है। शायद बलूचिस्तान के लिए फॉर्मूला भी फर्क है, क्योंकि उसके एक खास उसकी महरूमी है और एक तारीख है। तो these provinces are going in surplus in their tax collection. It is a federation which is failing miserably in collecting its taxes. It is accumulating a crippling series of debt. It's gone beyond acceptable debt for us to shoulder. And this is what's happening. You are piling up 20 billion rupees of debt every day. Loads of countries run on debt financing, that's deficit financing, and accumulate. So does the United States. But there is a line you do not cross, the debt acceptability line. उसका आइन हमें कानून भी बना हुआ है, उसके आप आगे चले गए हैं बहुत इन पिछले 18 महीनों में, and your total debt spread stands at 42 trillion, something like 88%
of your GDP. Again, this is very troublesome for a country that has to make sovereign decisions. And if you become so aid dependent, then you're going to have problems with defining a change in strategic policy, defining a change in who's your ally, who's not. Agar you're a big oil importing country still, if you are still stuck on who to please and who not, then you will be a country that will not make sovereign decisions. Again, post-colonial mindset reset is needed. You have to look to your own resources. क्या मसला है कि 4 FBR चीफ्स उनमें से बहुत कुछ अच्छे भी थे, बदले गए, रिवॉल्विंग डोर हो गया. What is it that we can't do to collect taxes, and why must we keep on burdening the poor by just regressive taxes? सेल्स टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स होता है ना. चीनी का किलोग्राम मैं भी उतने पैसे दूंगी, आप भी उतने, आपका ड्राइवर भी उतने देगा. आप मुझे बताएं, सेल्स टैक्सेस आर इजी और हर गवर्नमेंट ने इस पर डिपेंड किया है. गोइंग टू IMF इज इजी. देखिए, IMF पे आपको जाना था, आप शुरू में चले जाते टू अवॉइड इवन अ मच मोर पेनफुल प्रोग्राम. So we are where we are now. Our debt is too high, and you are now telling the provinces that you need to meet our expenses because you are grossly mismanaging your federation. You need to start tax collecting, or you will not. You will the shred of sovereignty you have left and ability to make sovereign decisions will be compromised, and that should not be the case at all. Whatever it is, you must learn to stand on your own feet. Nothing is important. Export, that discussion you had with better people, export led hai, kaise hai, wo bhi aapne black hole dekha hai. 60% of Pakistan is food insecure. These are UN statistics. These things need to be looked at. We are sitting on a demographic time bomb. No one is talking about that. We are sitting at zero water by 2025. No one is talking about that. And we are looking at climate stress multiplying to the extent where for the last 2 years, पिछले 2 साल से Pakistan has 7वीं vulnerable country से 5वीं पे आ गया दुनिया में climate stress. और तुर्बत पिछले साल था, जेकोबाबाद था पिछले साल, सबसे गर्म इलाका पूरी दुनिया को जेकोबाबाद पाकिस्तान. इस साल क्या था? तुर्बत पाकिस्तान. Please understand, extreme weather will impact every kind of, it impacts your GDP, your security, your way of life and your welfare. तो ये सारी बातें हमें सोचनी चाहिए. Even the demographic bomb, because इसका multiplier effect हो रहा है. बांग्लादेश ने अपना मसला हल कर लिया. भाई आपको क्या कबाहत है, इसको एजेंडा पे रखें. And then the water at zero. In 5 years, Pakistan will be water scarce officially, like parts of South Africa. Are we aware of that? Again, it's 2025, UN statistics. Please let's talk about structural issues like this also. मैं आपसे भी सवाल करूंगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से, लेकिन जो आप बात कर रही है उसकी जो बॉटम लाइन मुझे नजर आती है वो पॉलिसी प्लानिंग की प्रॉब्लम नजर आता है. So in our country, there are institutions for economic planning, like the Planning Commission of Pakistan. इसी तरह से the most supreme forum for the planning is the Parliament of Pakistan. और उसके बाद एग्जीक्यूटिव के लिए हमारे पास इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, हमारे पास काउंसिल ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. फिर भी हमारे यहाँ ये चीज खासतौर पे जो हमारा सिविल सोसाइटी है, जो हमारी एजुकेटेड क्लास है, जो हमारा बेसिकली कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो जहाँ पे हमारी डिस्कशन होती है, इवन इन आवर कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप आल्सो, जो हमारे मेंबर्स हैं सारे, जो पाकिस्तान की नेशनल इंटेलिजेंस है, वो ये नजर आता है कि Sorry, I lost your voice for a minute. और आपकी now my voice is clear? Now it's clear. Please repeat the last bit. So I'm saying कि पार्लियामेंट हमारे पास है, आपकी जो है वो प्लानिंग कमीशन हमारे पास है, हमारे पास इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, हमारे पास काउंसिल ऑफ कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. और उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि जो पॉलिसी प्लानिंग हमारी है उसका स्टैंडर्ड बहुत नीचे आ गया है और वो चीज क्लिक नहीं कर रही, वो चीज सस्टेनेबल नहीं होती, एक लॉन्ग टर्म प्लान हमारे पास नहीं है. तो इसकी क्या वजह है और आपकी नजर में पॉलिसी प्लानिंग के हवाले से क्या तजवीज़, क्या रिकमेंडेशंस आप देना चाहेंगी कि स्टेट को उस डायरेक्शन पे चलना चाहिए? बिकॉज दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल इशू. एब्सोल्युटली. एक तो देखिए जी, आप
इकोनॉमिक पॉलिसी या ब्रॉड पॉलिसी मेकिंग सोशल सेक्टर्स की देख लें, किसी की भी देख लें, इसमें आप जब पॉलिसी बनाते हैं, एंड टू मी पॉलिसी मेकिंग, आई एग्री विद यू, पॉलिसी मेकिंग इज द हार्ट ऑफ द कोर ऑफ गवर्नेंस। और इस वक्त गवर्नेंस पाकिस्तान में क्यों टूटी हुई है, टूट रही है, और ये सालों से इस तरह ड्रिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता पाकिस्तान में कि मिनिस्टर्स तो जरूर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्चुअल डे टू डे गवर्नेंस है, अगेन colonial hangover, is run by a core of civil servants. ये उनके हाथ में इतनी ताकत होती है, ना सिर्फ फाइल रोकने की, मूव करने की, मिनिस्टर को चकमा देने की। मुझसे पूछे, मैं रोज वापस जाती थी रात को देखने के did my orders get translated into action or not, because that's how it is. We have a system which is British perhaps and works for Britain, but it hasn't worked in Pakistan. And मैं ये नहीं कह रही कि सिविल सर्विस को आप डिसएम्पावर करें, मैं कह रही हूँ कि बल्कि उनकी कैडर में हमें इम्प्रूवमेंट्स करना चाहिए, बिकॉज जो इलेक्ट होके आता है उनको एडवाइस की भी जरूरत होती है अक्सर और बेशतर। गवर्नेंस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस, इस पर आपको इलेक्टेड लोगों को बहुत काम करना पड़ता है। यू हैव टू कम एंड लिटरली बी इन ऑफिस टिल 11 इन द नाइट, सुबह से शुरू करके। हम तो कम से कम होते थे 11, अब तो कहीं नहीं गए, क्योंकि फिर फाइल्स वापस आ रही है, फिर यू हैव टू फिगर आउट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को किस तरह हम मैनेज करें। यू डोंट वांट टू ब्रेक रूल्स, you want to balki make rules stronger, and the rules that don't work for you, you have to move, you have to create new structures. मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी पॉलिसी मेकिंग के बारे से। To me that's very important. Health policy, I was federal health minister, I was babysitting that ministry among many, क्योंकि 80th amendment के बाद कम थी और हमने अपने allies को देनी थी, नून लीग चली गई। वो बेबी सिटिंग कुछ लंबी हो गई because I wasn't doing a terrible job, but in that मैंने कहा कि ये मेरे पास प्रेशर आया, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं आपके CPGs जो आए, बहुत सारे दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त। I said of course you will get a meeting with me anytime, the door must be open for Democrats. तो सिर्फ टाइम मुतय्यन करना है, या तो वीकेंड पे कराची में या इस्लामाबाद आप मेरे दफ्तर आए। तो वो जब दफ्तर आए, बहुत सारी फार्मा ग्रुप्स और उनका पहला मुतालबा ड्रग प्राइस इंक्रीजेस था। अब ऐसे जी आपका बहुत ही इसमें आपके बहुत कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं और वजन भी है, और हम नहीं चाहते कि बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज चले जाए पाकिस्तान से। दे ऑल शुड रिमेन हियर, big pharma and small pharma, but we must develop our own capacity. And our first priority, I'm from a PP, our first priority is not to increase medicine prices and essentials को हम नीचे रखें, गरीब को पहले तकवीर दें। तो उस जिम्मे मैंने कहा look, I don't feel good about increasing drug policy। और ये मेरा, फिर जब उन्होंने बहुत सारे मुकदमा अपना जाहिर है बड़ा ठोस लड़ा, तो मैंने कहा देखें कुछ लेवल ऑफ ड्रग्स जो हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं और जिन्हें कोर ड्रग्स, वो हम नहीं कर सकते। और आप से लाइन कह रहे हैं दीज आर लाइफ सेविंग थिंग्स, सो वी कांट डू इट, एंड देयर इज नो, वी डोंट हैव एन NHS के फ्री मिल जाएगा किसी को, हम ये नहीं कर सकते। बहुत रेजिस्ट किया, खैर होते होते मैंने कहा चलें, ये मेरा अकेले फैसला नहीं होना चाहिए। हाउ कैन, व्हाट इज दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कि मिनिस्टर, सेक्रेटरी और DG हेल्थ या जॉइंट सेक्रेटरी 3 लोग कमरे में बैठ के फैसला कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, कि ड्रग पॉलिसी पाकिस्तान की बदल जाए, प्राइसेस बदल जाए। हाउ डू यू डू दिस? दिस इज नॉनसेंस। आई सेड ये तो बिल्कुल गैर शफाफ है, दिस इज नॉन ट्रांसपेरेंट एंड इट्स नॉट ओके। नॉट ओनली वुड आई लाइक टू शेयर द बर्डन विद स्पेशलिस्ट, मगर इसमें स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लोग हैं, सिविल सोसाइटी को हम स्ट्रॉन्ग करें। आप जैसे बहुत लोग, टास्क फोर्स मैंने बनाई और उसमें एकेडमिक्स भी थे, huge task force of 14-15 people, and only health food was served in that, not patties and samosas, it was food and all that, घर से ठीक है। So it's a holistic view। मैंने कहा आप लोगों का काम है to make a drug regulatory authority जिसमें different stakeholders ट्रांसपेरेंटली इस तरह की प्राइस मैकेनिज्म्स को मैनेज करें। दिस शुड नॉट बी माय क्वाइट डिसीजन एंड 2 ब्यूरोक्रेट्स विद मी, हम तो आपस में लिफाफा बांट लें और कर लें, दिस इज व्हाट हाउ इट वर्क्स। तो ऐसे ये तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही कॉलोनियल बिहेवियर है। वी नीड टू ओपन दिस अप एंड
इसमें आप टास्क फोर्स ने फिर बहुत मुस्बत काम किया, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होते होते बन गई, वो ड्रैप बन गई आज। और ड्रैप का अब नाउ you can abuse anything, but the thing is there must be mechanisms, and you और ministers जब तक जवाबदेह नहीं होंगे through parliament, through very strong committees, अब standing committees को आप भाई strong करें, उनको teeth दें to remove people, to make them answerable, to you can't remove a minister but you must be able to make them answerable, which we do. लेकिन देखिए there's no substitute for personal integrity. You can't grow it inside yourself or supplant it from outside, but what you can do is put on a vast array of checks and balances, which the parliamentary system allows, the standing committees allow. लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मैं एविएशन मिनिस्टर हूँ मसलन, और मैं ढिठाई से बैठी हुई हूँ और इस्तीफा नहीं दे रही हूँ, मेरे पीछे क्रैश भी हुए हैं, ना सिर्फ एक जहाज लेकिन या के बाद दीगरे पूरी एयरलाइन क्रैश हुई है मेरे प्रोनाउंसमेंट्स की वजह से, मेरे एक्शन की कमी की वजह से, तो फिर मसला है। अब उसमें जो भी सिचुएशन हो, I still need to take responsibility ना. Apparently I think I was the last minister to have ever resigned Yes. in this on a lack of कि जी मेरी मिनिस्ट्री में 2 दफा 2 चैनल्स हटे हैं सामने से और आखिर तक गए, आई कांट एक्सप्लेन इट। पहले दिन मैंने माफी मांग ली, दूसरे दिन माफी, तीसरे दिन मैं नहीं कर सकती, आई हैव टू रिजाइन। मैं मिनिस्टर हूँ ना, एंड आई विल ओनली बी अ पावरफुल मिनिस्टर, आई विल नॉट बी सम काइंड ऑफ रबर स्टैम्प, सो आई विल रिजाइन। अब लोग ये उधर एविएशन मिनिस्टर कमेटी में बैठे हुए हैं, हम हलकान हो रहे हैं, एंड इतना कि अफसोस से मैं कहूँगी बेइज्जती पर बात आ जाती है जो करनी नहीं चाहिए। उनके बाजू उनका अमला बैठा हुआ है, उनको बिल्कुल उनकी नफी कर रहा है कि नहीं कोई गलती नहीं है, हमारे कोई लाइसेंसेस का मसला नहीं है। अरे भाई मसला है, हम 1 साल से कमेटी में डिस्कस कर रहे हैं, मसला है और हम कह रहे हैं इन कैमरा इसको आप रिजॉल्व करें। हमने बाहर बात नहीं की, वी आर ऑल्सो पाकिस्तानी, हम भी चाहते हैं PIA उड़े और अपने डेस्टिनेशन में हर घंटे उड़े और फ्लीट बढ़े हमारी, लेकिन नहीं हुआ, they didn't take it seriously and there's no accountability. So until there's that level of integrity and accountability, you're not going to have a commitment। और प्राइम मिनिस्टर खुद जब पार्लियामान को बेतौकीर करेंगे तो फिर किस तरह आप पार्लियामान को फाइल बनाएंगे? And when I say this, I say that all prime ministers, उसमें कुछ दूसरी तंजीमों के भी हैं जो आते भी नहीं थे पार्लियामेंट। So if you are going to give your primary institution of governance, accountability, and political coalition building and democratic institutional momentum, then you can't sort of say I'm not going to do it, मैं SRO के जरिए मुल्क चलाऊंगा या मैं ordinance के जरिए मुल्क चलाऊंगा, फिर आप then you don't believe in parliament, and then you have this level of chaos. You have people shouting at each other in parliament, you have आखिरी मिनट पर ग्रुप्स को बुलाया जाता है कि मुल्क की खातिर आप कुछ कर लें, और फिर हम खुद बैठ जाते हैं कि जी कश्मीर है या कोविड है या ये ऐसा FATF है। We look bad if we don't sit down and try to make the law better, but it needn't be done this way, it needn't be this divisive or nasty। प्लीज जब हम ठीक है हमें कहते थे कि आप अपनी साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन रखे हुए हैं नून लीग को, इट डजंट मैटर, वी मेड हिस्ट्री एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स टू ऑनर दैट हिस्ट्री एंड मूव फॉरवर्ड। हमने एक इंस्टीट्यूशनल रीसेट किया, आइन को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, बहुत सी चीजें हमने नहीं की, मैं कोई नहीं कह रही, लेकिन द कंट्रीज लार्जेस्ट public service program, social service program, sector fund is still the BISP. You are still using it in times of crisis and to shift or to go towards redistributive justice. Again, People's Party, constitutional reform, reset, People's Party. It saved the federation, and now I see the federation again in peril. I see Pakistan in peril because we are in a strategic drift in a lot of things. हम क्राइसिस टू क्राइसिस पर जा रहे हैं, मैं नहीं कह रही हम नहीं करते थे, लेकिन कोई तो आपके पास प्लान होना चाहिए जिससे आप आगे चलें और कहें कि हम मुल्क में हम आहंगी पैदा करें। सो पॉलिटिकल यूनिटी, लिसन टू द डॉक्टर, WHO के डॉक्टर ने क्या कहा,
उसने कहा the first thing to fight any crisis, health emergency or anything. If the country is at risk, you need political unity. Please tell me, is Pakistan not at multiple risks right now? To me, it is. आपने पहले बात की क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और मैं उस पर आपका एक डिटेल वर्जन चाहता हूँ। पाकिस्तान में पानी की ऑलरेडी शदीद कमी है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो डैम बिल्डिंग है वो बेसिकली इस मसले को रिजॉल्व करेगा, और लेकिन हम उन मुल्कों में से हैं, उन कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज का बहुत शदीद तरीके से हम मतलब हमारे ऊपर इम्पैक्ट उसका आ सकता है। हम आज भी कोयले से बिजली बना रहे हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो है, उसका भी जो एनवायरनमेंट पे जो उसकी सीरियसनेस है, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में उसका जो एटीट्यूड है, वो मेरी नज़र में बहुत रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं है। आपका क्लाइमेट चेंज के हवाले में से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और ओवरऑल ग्लोबली क्या व्यू है? जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। आई ट्राई टू बी लेस लॉन्ग, मगर क्लाइमेट स्ट्रेस एंड वाटर ये इंटरलिंक्ड है, पॉपुलेशन इंटरलिंक्ड है, ये सारी चीज़ें, यूथ डेमोग्राफिक वगैरह, हर चीज़, इकोनॉमी भी, सबके लिंक्स ही होते हैं। लेकिन पानी का हमें ज़रूर सोचना चाहिए थोड़ा सा। हमें अभी ऑनेस्टली, इफ वी वर रनिंग द कंट्री या प्राइम मिनिस्टर, हम शोर मचा के पीएम से जरूर ये कहते हैं कि आपने इस पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलानी है, और ये कब की ओवरड्यू है, और इंस्टीट्यूशनली लिटरली एपीसी बुलाए जिसमें साइन ऑन, जैसे टेररिज्म पे और आर्मी पब्लिक स्कूल पे हुई हैं, कश्मीर पे हो चुकी हैं, इनकी इश्यूज पर हो चुकी हैं, where we put aside our differences, the political leadership both inside and outside parliament comes in, आके वो कहते हैं कि नहीं, we sign on to all of this। उससे बहुत फैसिलिटी होती है, देखिए सूबों को भी और वफाक को भी, कि वो फिर आगे चले, उनको पता है कि कोई इस पर तनकीद भी नहीं करेगा, और एक आपके पास नेशनल कॉमन नेशनल एजेंडा, यूनिटी एजेंडा है, जो बहुत से ममालिक करते हैं इस तरह के इश्यूज पर। अब वाटर पर देखें, यूएन का डेटा कहता है कि 2025 में सन, आपने ये 5 साल मुश्किल से रह गए हैं, उसमें पाकिस्तान वाटर स्केर्स हो जाएगा। अब ये बहुत संगीन अलार्म बेल है आपके लिए, ये बहुत नजदीक है, ये कोई 20 साल बाद नहीं है जब हम चल बसे होंगे, या 30 साल बाद नहीं है। दिस इज नॉट सम डिस्टेंट फ्यूचर, इट्स नॉट अनदर सेंचुरी, इट्स हियर एंड नाउ, इट्स कॉल्ड अ रियल एंड प्रेजेंट डेंजर। इसमें दो मसले, आपने देखा मॉनसून का भी पैटर्न बदल गया, जो बचपन में जिस तरह मॉनसून आते थे समर में, वो वापस आए हैं। फ्लडिंग होती थी, मैं तो आई एम गोइंग टू बी 16 दिसंबर, तो मुझे तो याद है चीजें, सब फ्लडिंग होती थी, और वो सारा बीच में थोड़ा कम हो गया था, एक पैटर्न जुलाई जून में इतने नहीं, अब वो सारा वापस आ गया है। लेकिन उसके साथ ये फ्लैश फ्लड्स के साथ क्या आया है, ड्राउट भी वापस आ गई है। तो एक्सट्रीम वेदर एक अलामत होती है माहौलियात की में, जो जब बिल्कुल अदम इस्तेकाम होता है, व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस। और ये सब देखिए, ये सब मैनमेड है, ये सब हमने क्रिएट किए हैं, ये नेचुरल नहीं है। लेकिन कुदरत का बहुत एक अपना निज़ाम होता है, और वो जब निज़ाम तवाज़ुन से निकल ये हो रहा है, तो ना सिर्फ हमारे पास अर्बन वाटर डेफिसिट्स हैं, हमारे पास तो देखिए बहुत सारे फोरम्स हैं। हमारा इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, वो भी सेलाइन हो चुका है। 80% तो कहते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग का शिकार है। ये बहुत अहम इश्यूज हैं, जो दो मचोर ममालिक को अगर मचोर हो तो डिस्कस करें, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा माहौल बनाया स्ट्रेटेजिक कि कोई बात उनसे नहीं की जा सकती। वो तो हर चीज को जंग का एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। Now coming back to Pakistan, what can we do? Look, we have a problem. हमारा इंडिया से एक फर्क है पानी के हवाले से, बेसन्स हमारे कॉमन होंगे, लेकिन one is an advantage, the other is we are rain fed. India is rain fed, तो मानसून का उनको फायदा भी बहुत होता है। हम ग्लेशियल फेड हैं। पाकिस्तान की जो मेन इंडस ट्रिब्यूटरीज हैं और इंडस सिस्टम है, वो ग्लेशियर से फीड होता है, और हमने मानसून से मुस्तफीद होने का कोई सिस्टम नहीं बनाया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड बिग डैम्स आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कम्युनिटी की सतह पे भी हो सकती है,
और बहुत बड़े सूबे और वफाक की सतह पे भी हो सकती है। मैं समझती हूँ तीनों सतह पे होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही वाटर स्ट्रेस मुल्क हैं। क्लाइमेट चेंज में तो हम पांचवे सतह पे आ गए हैं दुनिया पे, बहुत डेंजर जोन में आ गए हैं, रेड सिग्नल हमें अलार्म बेर है। लेकिन हमारा ग्राउंड वाटर खत्म होते जा रहा है। हमने ट्यूबवेल्स इतने लगा लिए हैं कि जो पंजाब स्वीट वाटर होता था उसका भी अब मेरी इत्तला में सेलाइन हो रहा है। सिंध तो सेलाइन हो चुका है बहुत पहले, और आप अगर ड्राइव भी करें तो अंदरून सिंध जाते जाएं और फिर कराची की तरफ आए, डेल्टा की तरफ आए, आप देखेंगे कितनी सैलिनिटी बढ़ गई है। और वो जो सरजमीन है, वो सॉइल है, वो फिर क्रॉप्स के लिए भी वो नहीं रहती, उसकी हिफाजत खत्म हो जाती है। तो पानी जो है हमारी जिंदगियों को कुव्वत देता है। एवरीथिंग, वाटर इज एवरीथिंग। और हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्रियल, हर चीज। अब अर्बन डेंसिटीज को भी देखते हुए हमें पानी की सख्त अब किल्लतें नजर आ रही है ऑन ग्राउंड। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का भी मैं आपको ये बताती चलूं कि बड़े डैम जो हैं वो अब सारी दुनिया में खत्म होते जा रहे हैं। वो इसलिए कि वो सिल्ट हो जाते हैं और वो कम्युनिटीज डिस्प्लेस करते हैं, और उनको फिर रिपेयर और डीसिल्ट करने में इतने वसाइल की जरूरत पड़ती है, इतना PSDP लगाना पड़ता है, इतना इंटरनेशनल एड और कंसल्टेंट्स को घुमाना पड़ता है कि इट एग्जॉस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। में तरबेला और मंगला की वाटर लेवल अपरेज होता रहता है, मगर तरबेला और मंगला जिस जमाने में बने थे, आई मीन तरबेला तो USAID का सिग्नेचर प्रोजेक्ट था, उन्होंने बहुत कुछ किया, वो भी जमाने और थे। लेकिन अब जो एग्रोनॉमी, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल इकोनॉमी हो गई है, उसमें छोटे डैम्स, इवन इंडिया में आपने प्रोटेस्ट देखे हैं नर्मदा डैम के, और दूसरे चीन में भी थ्री गॉर्जेस डैम जो बना है, वो उसका कितना मसला होता है सिटिंग का वगैरह। But China has the resources to keep on, cleaning it. तो वी नीड टू सी कि हम एक रन ऑफ द रिवर डैम्स बनाए। वो तो हाइडल पार्क के लिए, जैसे गाजी परोथा का एग्जाम्पल है, सिंध में बन भी रहा है एक और हम इस तरह के क्रॉप शेयरिंग देखें जिसमें हमारा वर्चुअल ब्लू वाटर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। जब हम शुगर, व्हीट और राइस को एक्सपोर्ट करते हैं ग्रो करके, और उसको रोटेशन में नहीं रखते हैं दूसरे क्रॉप्स के साथ, तो क्या होता है, इतना पानी इस्तेमाल करती है चीनी और चावल, इतना पानी इंटेंसिवली इस्तेमाल करती है कि आप उसको वर्चुअल पानी समझ के एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। जब आप एक्सपोर्ट करते हो, आप अपना पानी भी साथ में बाहर भेज रहे हो। ये चीजें हमें सोचने की हैं। ये एक बहुत बड़े शिफ्ट होंगे। इसके लिए वफाकी, सूबाई कॉन्वर्सेशंस, पब्लिक कॉन्वर्सेशंस, इरिगेशन सिस्टम चेंज करना। हम कहते हैं हम ट्यूबवेल फ्री देंगे, मंशूरों में कहते हैं लोगों से, लेकिन ये सोचने की बात है कि ट्यूबवेल से कितना डिप्लीशन हो रहा है और हमारा बेसन खत्म होते जा रहा है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी भी रिन्यूएबल चाहिए और वाटर सोर्सेज भी रिन्यूएबल कर लेंगे। और इसमें जो द गुड न्यूज है, दो चीजें हमें, हमारे पास दुनिया का कॉलोनियल, एक बात तो सही है जी के बरतानिया ने हमें, तो ब्रिटिश राज ने सबसे दुनिया का बड़ा मैन मेड इरिगेशन सिस्टम बनाया पंजाब में, टू सेटल द कॉलोनीज, टू ब्रिंग देम ऑन देयर साइड। बट व्हाटएवर इट इज, they made it the world's largest man-made irrigation system. वो कर सकते थे उस जमाने में with an extractive revenue system। आप क्यों नहीं कर सकते? आप मिल बैठ के बात करें, सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात, आप लोगों से इंट्रोड्यूस करें ये डिस्कशन कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, घरों से लेके इंडस्ट्रीज और खेतों तक, ये 3 लेवल पर हमें पानी कंजर्वेशन का डिस्कशन फ्रंट एंड सेंटर करना है। जैसे सेनेट में मैं कहती हूँ कि ये तो क्लाइमेट कंजर्वेशन है कि पानी की बोतल सिर्फ देखिए ग्लास की होगी, अब वो बार बार भरनी पड़ती है, बिकॉज ग्लास बॉटल्स आर मोर एक्सपेंसिव देन प्लास्टिक बॉटल्स एंड दे आर बल्कियर, दे आर डिफिकल्ट, यू नो हाउ इट इज। तो अब सेनेट में तो हो गया, अब नेशनल असेंबली पीछे है, वो नहीं कर पा रही है। भाई, यू हैव टू हैव सम लीडरशिप कमिटमेंट and start doing it. Climate caucus मैंने बनाया सेनेट में, people are very interested. पंजाब में आप देखें 5th सीजन होने लगा है, विंटर स्मॉग जो होता है, हमारे जहाज नहीं लैंड कर पाते, अब कराची में भी हो जाएगा, क्योंकि अब how long will we depend on sea air to change the equation. तो it's not all just Delhi burning crops, it is Delhi burning crops, make no mistake, but part of the problem is our own brick kilns,
our big cement manufacturers, our big steel manufacturers, वो टेक्नोलॉजी नहीं डाल रहे हैं zigzag अंदर, 1 करोड़ लगता है, वो नहीं डाल रहे हैं। उससे आपका ब्लैक काला एमिशन जो होता है, काला धुआं सफेद में बन जाता है और वो फिर अपने इलाके को आलूदा नहीं करता। ये सारे फिर आपकी गाड़ियां जो इमिट कर रही हैं, आप ना यूरो 4 यूज कर रहे हो ना यूरो 5, यू नीड लेजिस्लेशन, लेकिन आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके मुल्क की लीडरशिप का इसमें, माहौलियात में। आपने तो डाउनग्रेड कर दिया मिनिस्टर को, वो तो आप स्पेशल असिस्टेंट बन गए। आई मीन वो ओके, मतलब उसका काम था ज्यादातर बाहर मुंह देना, लेकिन मैं अगर हम उनको अगर कमेटियां बुला रहे थे तो इन्फॉर्म डिस्कशन तो हो जाता था, बहुत से दफा नहीं होता था। he had no powers and he still doesn't, and he's been downgraded. That is your that is your policy commitment to taking Pakistan out of the biggest structural risk it's facing. It's not the provision of oil. I mean, you can discuss circular debt, which is also a big crisis, but it's solvable. सारे गवर्नमेंट इदारे अपना पैसा बिल्स देने शुरू करें, आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। रियली ये कोई कहता नहीं है ये बात, असल मसला तो ये है। So there are all problems are interlinked and we need to put them on a policy agenda, लेकिन इनके लिए political unity चाहिए होती है, कोई पीछे नहीं हटेगा। And these are big structural shifts. घरों में टीवी पे कैंपेन चलानी पड़ती है, आपने पानी बचाना है। I tell my husband कि आपने पानी बंद कर देना है when you are brushing your teeth। जो हैंड वॉशिंग कैंपेन थी, मैंने खुद वीडियो बनाया कि किस तरह नल बंद करके भी आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग कर सकते हैं, लोगों ने बहुत सराहा। लेकिन आपको इन चीजों में लीडरशिप दिखानी होगी, और हम सब आप आई मीन आई वुड लव कि आपके कॉर्पोरेट फोरम कुछ इस पर करे। आप तो बहुत बावसाए लोग हो और अपनी कम्युनिटी और वफाक में लीडर्स हो विद वेरी सीरियस गुडविल। तो मैं तो इस पर बहुत हलकान होती हूँ कि चाहे वो सूबाई सतह पे हो या planting trees is not enough my friend, it's just not enough, but it is a start। आपको आलूदा पानी और अपना ड्रिप इरिगेशन, इन सारी चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप बड़े डैम की बात शुरू कर लेते हैं। वी जस्ट नाउ आर ऑब्सेस्ड विद बिग डैम, दे आर नॉट द फ्यूचर एट ऑल। सही है। एक सवाल आपसे करता हूँ, उसके बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे। पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है वो बहुत तेजी से इसकी शरह बढ़ती जा रही है, और इस वक्त अराउंड मतलब फ्यू मिलियंस इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने इन द रीसेंट पास्ट वो जॉबलेस हुए। इसी तरह से तकरीबन कोई 22.5 मिलियन किड्स हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ लोग हैं जिनके पास टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ जो वुमेन है या जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनके साथ एक बहुत बाइस्ड एटीट्यूड है। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। कुछ एग्जांपल्स हम अच्छी कोट जरूर कर सकते हैं, बट अगर हम पूरे मुल्क में छोटे गांव कस्बों में जाते हैं, ओवरऑल बड़े शहरों में देखते हैं, तो ये एक हमारा डुअल स्टैंडर्ड है, ये प्रॉब्लम आ रही है और ये फीडबैक्स हर जगह से आते हैं। पीपल्स पार्टी का जो कयाम हुआ, और वो बेसिकली एक गरीब आवाम के और जो महरूम तबकात के सोसाइटी के उनको उनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए किया गया। तो उस हवाले से आप क्या देखती हैं कि ऐसे कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, ऐसे कौन से एजेंडास पे काम किया जाए जिससे चीजें बेहतर हों? पहला सवाल का मेरा पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जो 2 टेन्योर्स थे 90s की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त हेरल्ड मैगजीन जो है वो बहुत उनकी कुछ पॉलिसीज को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी करता था, एंड यू वर द चीफ एडिटर। और लेटर यू ज्वाइंड पीपल्स पार्टी एंड यू वर वन ऑफ द क्लोजेस्ट पर्सन विद बीबी शहीद। और इवन के लास्ट भी जो डेज थे और जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स थे उसमें भी आप उनके साथ थी। आपने उनको कैसा पाया, और आप क्या देखती हैं कि जो इंस्टीट्यूशन बिल्ड हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब ये स्टार्ट किया, और आज की जो पीपल्स पार्टी है तब से आज तक का जो सफर है, क्या ये वही पीपल्स पार्टी है? क्या पीपल्स पार्टी का विजन वही है? क्या ये उन्हीं रिफॉर्म्स पे, उन्हीं एजेंडास पे इम्प्लीमेंट कर रही है, या वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका? ये मेरा आपसे एक सवाल है। बहुत शुक्रिया जी, एक्सटेंसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो I'll start from the end। आपने कहा ना कि ये पार्टी कहाँ से कहाँ पहुंची है, इसका सफर। देखिए, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो 3 जनरेशन से पाकिस्तान के मसले मसाइल और जिद्दोजहद में इन्वॉल्व हुई है। एक
पीपल्स पार्टी में मुनफरिद बात यह है कि ये जमहूरियत की जो स्ट्रगल है उसमें उसका हराबल दस्ता मतलब वैनगार्ड का रोल रहा है। आप कह सकते हैं हमें जमहूरियत से मिला कर, ये आपकी सवाबदीद है, लेकिन मेरा कोर बिलीफ है कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हायरार्कीज एक तरफ होती हैं, इंस्टीट्यूशनल होती हैं, लेकिन as a system of governance, it is by far the one that is the least damaging to the world. और कोई सिस्टम इसमें एक्सपेरिमेंट्स पाकिस्तान ही करना चाहता है और मैं समझती हूँ लोग नहीं करना चाहते। तो जमहूरियत के बहाली के लिए पीपल्स पार्टी का हमेशा हरावल दस्ता रहा है और बड़ी स्ट्रगल रही है और सैक्रिफाइस रही है। तो जब इस जमहूरियत को खतरे में हम देखते हैं या इसको डाइल्यूट किया जाता है, ज्यादा दुख पीपल्स पार्टी को होता है और हम अभी भी बुनियाद पर ज्यादा, फाउंडेशंस में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बजाय इसके कि हम मीडिया पे प्रोजेक्ट करें अपनी पॉलिसीज। दिस इज वन ऑफ आवर फीलिंग दैट वी थिंक अच्छा हमने काम कर दिया, मूव ऑन, दैट्स इनफ। इट्स नॉट इनफ ऑब्वियसली इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन प्राइमेसी। खैर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी और आज की पार्टी वो तीसरा जनरेशन है, पीपल्स पार्टी 3.0। बहुत सफर हुआ है इसका। और देखिए मोहतरमा के टाइम में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी देखें, अब रोटी कपड़ा और मकान डजंट मीन ओनली रोटी कपड़ा और मकान, इट मीन्स कि आप पहले गरीब को पर फोकस करेंगे और आपकी तरजीह वो होगी। तो मंशूर अगर देखें आप पार्टी का और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पार्टी पॉलिसीज का देखें, वो पहले गरीब को ही दे। BISP क्यों बना, मंशूर से निकला। इट वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टो और उस पर हमने कोई साल गुजारा था विद इकोनॉमिक टीम्स जो पार्टी की है नहीं सिर्फ, लेकिन दूसरे बड़े थिंक टैंक्स के साथ एसोसिएटेड हैं, पाइड और हम सब के साथ काम करते थे। आजकल भी वो हम उनके साथ ही काम करते हैं। तो दे एडवाइज अस, और ये एक तसलसल रहा है तीनों इटरेशंस का। तीनों जो शक्लें हैं पीपल्स पार्टी की, उनके कोर वैल्यूज एक ही हैं। कोर वैल्यूज नहीं बदल सकते कि आपको पहले जैसे थ्रू BISP या आईनी चेंज पावर को डिवॉल्व करना होगा, आहिस्ता आहिस्ता करना होगा, लेकिन करना होगा, जमीन तक लाना होगा, शराकत दारी ज्यादा पैदा करनी होगी, पार्लियामान के जरिए आपने जवाबदेही करनी होगी। 18वीं तरमीम भी इसी का एक कड़ी थी और इसमें एक साल लगा, 99 मीटिंग्स एंड 1 year एंड अ लॉट ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग। तो वो लगा, पार्लियामान का बेहतरीन इस्तेमाल। अच्छा, ये एक पार्टी का है, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि, और बिल्कुल वाज़ेह है कि ना सारे पाकिस्तान को रोटी नहीं मिल सकी, ना मैं नहीं कह रही कि सारे पाकिस्तान को मकान मिल गया। इसका मतलब, मंशूर का मतलब ही होता है कि आप आगे, ये आपकी प्रायोरिटीज हैं और ये तरजीहात अभी भी हैं, यानी कि गरीब को पहले एम्पावर करना। और एक और तरजीह पीपल्स पार्टी की जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है इज इंक्लूजन, यानी कि सबको एक साथ, जो मोहम्मद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी हुई है, बहुत प्रोग्रेसिव और फ्लोरल और इंक्लूसिव पार्टीज। आपने अकलियतों की बात की ना, तो ये पार्टी है जहाँ जो भी कमजोर तबका है उसको टोकन नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरह नुमाइंदगी आला सतह पे पॉलिसी मेकिंग में दी जाती है। मसलन पीपल्स पार्टी में औरतों का बहुत राज चलता है। मोहतरमा शहीद के वक्त से मैंने उनसे कहा कि आपने कहा ना आप हेरल्ड में थी और तनकीद करती थी, उस लीडर को देखें, आफरीन उस लीडर पर कि वो मुझे कॉल करती थी, कहती शेरी ये क्या है, व्हाट हैव यू, वी डिडंट नो ईच अदर एट ऑल। मैं हेरल्ड एडिटर थी, शी सॉट मी आउट in her second government and she said, I'm interested to hear your views because you're obviously a Democrat and you favor a party like mine, but you still make it you still critique it. That's why I raised this question actually. जी, और वो अपने क्रिटिक से पहले एंगेज करती थी जी, मगर वो समझती थी जिनके कोर वैल्यूज वही हैं। अब मसलन सारा हेरल्ड जो था 1988 में मैं एडिटर बनी, एवरीबडी वाज सेलिब्रेटिंग कि बेनजीर भुट्टो इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, मतलब बिल्कुल जश्न का समा होता था। दैट डजंट मीन कि हम उनको तनकीद नहीं करते थे। एवरीबडी वाज अ पीपल्स पार्टी वोटर, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड टू दिस डे इवन इफ आई वाज नॉट इन द पार्टी, और मैं बहुत नाला भी हो सकती हूँ, लेकिन
मैं फिर बुनियाद पे जाऊंगी कि बुनियादी तौर पे पार्टियों में फर्क क्या है। मुझे पता है कि मुश्किल हालात में भी अकलियत को यहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ऊंच नीच जरूर होगी, गलतियां भी होंगी, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन अगर आप इस वक्त 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज ले लें, उसमें सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ अकलियत को, औरत को, किसी भी कमजोर तबके को तरजीह, डिस्कशन, ये सब होगा। अभी भी यू कांट हैव अ मीटिंग, जूम पे हो, किसी पे भी हो, पार्टी मीटिंग होगी, मैं कहूँ अगर रूरल प्रेजेंट के साथ ये हो रहा है या औरत के साथ ये हो रहा है, कोई होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी पार्टीज हैं, इनके अंदर भी राइट और लेफ्ट और सेंटर होता है, तो राइट को बंदा कह देगा नहीं जी गलत है जी ये बात, मैं कहूँगी एक्सक्यूज मी, दिस इज द पीपल्स पार्टी, आप ये बात नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, सिर्फ पीपल्स पार्टी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन औरत बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर और मैं मेरा मेरा कोई वालिद या कोई मेरा कनेक्शन नहीं है फैमिली का, या कोई फ्यूडल या प्रोफेशनल कनेक्शन नहीं है पॉलिटिक्स से, लेकिन देखिए मैं मुझे कहाँ से कहाँ मोहतरमा शहीद लाई, उसके बाद की पार्टी लेके आई है, मुझे उसके बाद की पार्टी लेके आई है। And not, I have a clear voice in I'm vice president also. और जिस दिन मुझे शायद मीटिंग में आवाज दी, मैं कह देती हूँ ये क्या, आई एम नॉट अ टोकन। पीपल्स पार्टी मुझ जैसे बंदे को बर्दाश्त करती है और बात सुनती है, रिजाइन करके चली गई, फिर वापस आई, फिर एम्बेसडर बनाया, मैंने कहा नहीं जाना मुझे एज एम्बेसडर, मैं एमएनए रहना चाहती हूँ। नो 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 नो, द कंट्री नीड्स यू to put their trust on me and to allow me to decision make. I've been writing the last 2-3 manifestos, a firm voice in writing that manifesto. I have a voice in that party. I don't know any other party जहाँ ऐसा होता है। पूरी खवातीन तो सीरियस मिनिस्ट्रीज नहीं ले पाती, फेडरल मिनिस्टर नहीं बन सकती। आई वाज द मोस्ट पावरफुल फेडरल मिनिस्टर इन द पीपल्स पार्टी एंड आई रिजाइंड इट। 4 मेरे पास कैबिनेट पोस्टिंग थी, प्लस आई वाज द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, अब तो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जो मेरे पास ओहदा होता था उसकी इज्जत, ओहदों की इज्जत, इंस्टीट्यूशनल इज्जत, और अगर नहीं कोई कर रहा है यू आर अलाउड टू ब्रिंग इट बैक, दैट डज नॉट। अब मेरे घर में इस्लामाबाद में मैं आपको बताऊं किसका मैं नाम लूंगी, लोग आके शाम को बैठे होते हैं, इट्स अ कांस्टेंट ओपन डोर, दूसरी पार्टियों के लोग होते हैं, क्यों? पीपल्स पार्टी का कल्चर ओपन डोर है, बाकियों के नहीं है। लीडरशिप का डोर ओपन होता है, जरदारी साहब इस्लामाबाद में होते हैं, खुला दरवाजा होता है, डिनर टेबल इज फुल ऑफ पीपल, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई टॉक शो पे जा रहा है, कोई आ रहा है, और फिर मैं बात करती हूँ उस टेबल पे, आई स्पीक माई माइंड लाइक आई एम स्पीकिंग, मैं बहुत ज्यादा इससे बात करती हूँ, उसमें हमारे बहुत आउटस्पोकन लोग हैं, सिर्फ सीईसी में बातें नहीं होती पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी के डिनर टेबल पे भी इस तरह मीटिंग में बातें होती हैं, तनकीद होती है एक दूसरे पर सख्त, और ये कल्चर मोहतरमा शहीद से आया है। शी वॉज एक्सट्रीमली टॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, और वो फिर अभी भी है। अब जाहिर है 3.0 पीपल्स पार्टी इज चेंजिंग, इट्स गॉट टू चेंज, और इसकी एक अब यंगर लीडरशिप सामने आएगी, आती जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इज अ क्लियर सिंबल ऑफ दैट। वो अपनी वालदा और अपने वालिद का बहुत क्लियर, उनके व्यूज की अक्कासी भी, नजरिया भी बहुत, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है मैं ब्लाइंडली कह सकती हूँ कि मैं पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप पे रखूंगी दिस सो एंड सो person opposed to us in any part of the country is, even in Sindh, is speaking against us, but they are in danger because of their religion or their gender or their economic status, इनकी फौरन तहफ़्फ़ुज़ की जाए, उसी वक्त होगी। मतलब the wheels of government move very slowly, but होगी, but there is a commitment to that. I don't know of this in any other party. And जी, तो और पॉलिसीज में भी बहुत हम ब्रॉडकास्ट नहीं करते। अभी भी इस वक्त सिंध में रूरल विमेन पॉवर्टी प्रोग्राम बहुत बड़ा चल रहा है, जिसमें ईयू की भी बहुत शराकतदारी है, and most of them are rural, so people don't hear about it. We also are bad at broadcasting. मगर जो हमारा पहला खर्चा होता है वो सोशल ट्रांसफर है, those are social transfers। इसमें औरतों को अब शनाख्त भी है, they are recognized as land owners, और लाइक BISP, अगर आपके पास जमीन है तो आपको औरत हेड ऑफ हाउस होल्ड को लाना पड़ेगा, उसकी शनाख्ती कार्ड होगा, शी इज द लैंड ओनर, एंड उसकी बुनियाद पे उसे लोन मिलेगा इंटरेस्ट फ्री या लो कॉस्ट, और वो फिर
उस पर अपनी एग्रीकल्चर इनकम बनाएगी, अपना लाइफ स्टॉक लेगी, अपनी एक डिस्पोजेबल इनकम उसके हाथ में होगा। तो शी बिकम्स अ सिटीजन, एम्पावर्ड सिटीजन, जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम हो। और सबको पता है खवातीन के साथ क्या होता है, बंद कमरों में भी और खुली फजा में भी। पाकिस्तान में हर सूबे में इस्तेसाल होता है। तो जितना भी आप करें, अगर उसके पास 1000 रुपए हैं आज और उसके पास 100 भी रुपए रह जाएं, उसको शी स्टिल हैज टू बी केप्ट अलाइव। उसके साथ कारोकारी नहीं हो सकता, उसको ले जाना पड़ेगा तहसीलदार के दफ्तर या रेवेन्यू ऑफिस या जो भी है, लोन भी वहीं तरक्याती बैंक से लेना हो। शी इज नाउ पॉलिटिकल एंड सिविक एक्टर। और ये हम इस तरह, these are non glamorous things, but BISP आपको याद है नॉन ग्लैमरस होता था, अब तो खैर उसको एहसास कर दिया। It is still Pakistan's gold standard in social service provision. It is not enough. Let me also tell you, इससे बहुत और करना है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास ये 60% जो मैं कह रही थी लोग पाकिस्तान में भूख है, ये मुझे कहाँ से पता है? बिकॉज हमारा इकोनॉमिक ग्रुप डिस्कस कर रहा है। सॉरी, वी सेड इट इन द मैनिफेस्टो। क्या कर रहे हैं हम? सोशल रजिस्ट्री बन रही है सिंध में, जो किसी और सूबे में नहीं है। अभी BISP की यूज हो रही है बाय द एहसास प्रोग्राम, लेकिन हम उसे इंटेंसिफाई कर रहे हैं बिकॉज 60% ऑफ पाकिस्तान इज हंग्री। तो कम अज कम हमें सिंध में इसका प्रोविजन देना होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सोशल रजिस्ट्री बन रही है, उसमें 10 मुसीबतें हैं, मैपिंग, पॉवर्टी इंडेक्स नया बन रहा है, ये सारी चीजें। दिस इज व्हाट पीपल्स पार्टी डज। यस, हमें शहरों के लिए सैनिटेशन देना चाहिए, यस हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना चाहिए, हमें अर्बन पाकिस्तान पर और तरजीह देनी चाहिए। वी हैव टू डू दैट, बट इन द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ पार्टीज आर रन डेमोक्रेटिकली और उनकी क्या जवाबदेही है, मैं नहीं कह रही वी आर परफेक्ट, मगर आउट ऑफ ऑल द पार्टीज देयर इज नो क्वेश्चन पीपल्स पार्टी में सर्टेन इश्यूज पर कंप्लीट क्लैरिटी है। जो मैं देखती हूँ मिक्सअप होता है, एंड दिस इज द क्लोजेस्ट टू मोहम्मद अली जिन्नाह's Pakistan. This is why I made Jinnah Institute, because to me the inclusion is very important. Being at peace at home and abroad is very important. And in सारी चीजों को अगर आप तरजीह देते हैं, then you recognize that we are looking at a progressive Pakistan. तो अभी भी पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है डे टू डे अफेयर्स में भी और आउटलुक में भी और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी, और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी देती है इन चीजों के लिए। हमारे पास टाइम अब कम है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, क्विक आंसर्स चाहूंगा, बिकॉज अभी बहुत सारे सवाल मेरे बाकी हैं। आर वी सीरियस अबाउट FATF, जिस पे आपने सेनेट पे बड़ा काम भी किया है, और इसके लिए आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? और मेरा एक और सवाल ये है कि अफगानिस्तान के इशू पे अगर हम सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड क्या हमें सपोर्ट करेंगे FATF पे? क्या हम उस लिस्ट से बाहर निकल आएंगे? क्या व्यू है आपका? These are very important questions और आपने सही वक्त पे भी पूछा। देखिए अभी अफसोस से मैं कहूँगी FATF जैसा जो रेजीम होता है, ये एक डायनामिक रेजीम है जो बदलता रहता है, कोई फिक्स चीज नहीं है। हम समझते हैं कि ये हमने कवानीन पास कर दिए और पाकिस्तान हो गया कंप्लायंट। ठीक है, कंप्लायंस बहुत ही एक पेचीदा प्रोसेस इसमें, इसलिए आपको अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी होगी। वर्ल्ड बैंक ने अभी क्या कहा है कि आप अपनी जो एड भी है इस्तेमाल नहीं कर पाते। प्लीज आस्क मी, आई एम इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मैं डिप्रेशन से निकल नहीं पाती हूँ एवरी टाइम आई फिनिश द मीटिंग के माय गुडनेस इतना हम वेस्ट करते हैं। आप PSDP देख लें, इंटरनेशनल एड देखें, वी डोंट यूटिलाइज इट। सो गवर्नेंस इज क्रूशियल टू द कोर। इट्स अ वेरी नॉन ग्लैमरस सब्जेक्ट, but transparent governance is crucial to the heart of repairing broken Pakistan. Now, what is FATF is addressing this? FATF is actually about how you govern your entities, how you counter terrorism. और ये मसला तब से चल रहा है जब मैं उस वक्त, मुझे याद है मैं एम्बेसडर थी, तो FATF पर बहुत डिस्कशंस होती थी और काफी मतलब जितनी भी आप मुदल्लल बात करें उनकी तरफ से चैप्टर एंड वर्स आता है। देखिए ये हमने देखा, हमारी सैटेलाइट ने ये पिक किया। तो पाकिस्तान की बहुत सारी पॉलिसीज जो कोवर्टाइज थी जिया के वक्त से, वो अब उसके सम्राट बहुत देर तक आपके सामने आते रहे, एंड दिस इज वन ऑफ देम।
the investment in sectarian violence, jihadist groups, terrorist groups, ये सब आपके सामने आ रहे हैं। और पाकिस्तान क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी कमजोर रही है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली सॉवरेन नहीं है, हम कमजोरी में आ जाते हैं। और खास तौर से गोरे के साथ जब हम मुज़ाकरात करते हैं, हम पता नहीं क्यों किसी पोस्ट कॉलोनियल दबाव में आ जाते हैं। और आपको अपनी खुद एतमादी आप रखें तो आधा आपका जो जो मुज़ाकरात होती है ना, वो दूसरी तरफ जाती है। आप जब टेबल पे 100% होती है तो आप 50-60% सिर्फ गिव अवे करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मगर मैंने देखा अपनी आंखों के सामने, मिनिस्टर बैठे हैं, आ रहे हैं, अरे 80% अब मुझे नोट देना पड़ा, केयरटेकर गवर्नर बैठी हूँ, नो 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 नो, यू डोंट डू दिस, प्लीज लीव द डिस्कशन, बाहर मिलें। I mean, you have to have confidence as a country. Now, FATF is a regime that is के 10 टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। आपने मनी लॉन्ड्रिंग लॉ ले लिया, या आमला ले लिया, या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ले लिया, या यूएनएससी के जो 2 लॉज आए थे वो ले लिए, काउंटरिंग टेरर के जो शुरू 2 में पास हुए, मैं आपको उनका बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस, बोथ आर रिलेटेड टू यूएनएससी, और उनमें कोई ऐसी मतलब मेरे आपकी बात नहीं है। मगर देखिए, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री जॉब? हम देख रहे हैं बिल्स और कह रहे हैं कि बस उजलत में पास होना है जी। मैंने कहा ये 6 महीने से पड़े हैं, आप क्यों नहीं कमेटी ला रहे? हम इनको इनमें स्लाइड कर देते हैं। एंड एवरीवन एक्नॉलेजेस, इंक्लूडिंग आवर पार्टनर्स, के पीपल्स पार्टी की टॉप लॉयर्स होते हैं, टॉप पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। हम जिस तरह 3 मेंबर टीम निकाल लेते हैं, 4 और 5, उसमें मैं शामिल जरूर नहीं हूँ, बहुत और लोग हैं। वी हैव द टॉप रैंकिंग ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो मैनेज करते हैं। इन दी एंड हम पे बर्डन पड़ता है ये। उसके साथ हमारे ऑपोजिशन के भी भाई दोस्त होते हैं, और वो भी अपनी, लेकिन दे आर विलिंग टू डू इट। नोबडी वांट्स टू बी सीन और इन पुट इन अ पोजीशन पे हमने पाकिस्तान के हक में नहीं काम किया। तो ये ग्रे लिस्ट है जी। ग्रे लिस्ट पे पाकिस्तान पहले भी था, बगैर हंगामे तमाशे के ये निकला ग्रे लिस्ट से। यू नो दिस एंड आई नो दिस। अब सूरत हाल इतनी बदल गई है कि आपके पास ये कवानीन बनाने हैं, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये रेजीम डिमांड कर रही है। अमेरिका आपका साथ नहीं दे रहा, जहां देने हैं वहां नहीं दे रहा। और आपके हाथ में इतना बड़ा लीवर है टिल नवंबर, इट्स कॉल्ड द अफगान एग्जिट, आप उसे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो डीकपल करती नहीं। मेरे एज एम्बेसडर घर में डिस्कशन ही अफगानिस्तान, हर चीज इट एंडेड विद दैट, यू वांट आवर हेल्प or you want the cargo lines open, the G locks open, ऐसे होगा। ये क्या औरत है? मैंने कहा no, I'm sorry, this is how it's going to be. I'm negotiating not for myself, for my country. I have to go to sleep at night. अब आप देखें, बिल्स पास होने तो 11 थे, उसमें से 3 निकल गए। किस तरह निकल गए? I've lost weight. इतने घंटों, इतनी रातें हम जागे डेडलाइन पूरी करने की, क्योंकि ये हुकूमत ला नहीं सकी टाइम पे टू पार्लियामेंट, बिकॉज दे थिंक कि पार्लियामेंट कोई चीज ही नहीं है, हम किसी तरह मैनेज। अरे भाई, नहीं कर पा रहे मैनेज, फिर आप यूएनएससी बिल्स में कैसे अलाउ करते हैं फॉरेन एंटिटी को अंदर आने और आपके इदारों पर हाथ मारने? रेगुलेटरी बॉडीज, कॉर्पोरेशंस, आपके इदारे पर suddenly you are identified as a suspicious, you know, entity. It may be completely wrong. देखिए, इसका इस्तेलाह होनी चाहिए, इसकी कोई जिरा होती है, कोई हियरिंग होती है। तो उस टाइम के लिए do you allow a foreign entity to come into your country and take you out? सब लिखा हुआ था, ये पास करना चाह रहे थे इस तरह। I am like no, ये क्या है भाई? मैं सिर्फ अकेरीज में नून लीग भी कहने का, ये क्या लिखा है? इसमें लिखे थ्रू अ पाकिस्तानी एंटिटी, यानी जो काम होना है पहले पाकिस्तान, वो हम पर मुसल्लत होंगी वो पाकिस्तानी एंटिटीज बेशक, लेकिन एट अ ब्रॉडर इंटरनेशनल लेवल फर्स्ट यू प्रोटेक्ट योर कंट्री ना। जैसे मैं जब एम्बेसडर होती थी, मैं द स्पाई एजेंसीज वुड से, एम्बेसडर मैंने कहा प्लीज डीबग द रेजिडेंस एंड द ऑफिस इन द रेजिडेंस पूरा। हाँ जी, कर रहे कर। मैंने कहा ठीक है, अपने तो छोड़ के जा रहे हैं ना, लेकिन यू हैव टू डू दैट फर्स्ट, you have to do that first. And वो protections नहीं built in है। फिर एक लॉ था इकोनॉमिक टेररिज्म, बट वाज entirely necessary।
हमें 350 पेज की फाटफ लॉज की बुक्स निकालनी पड़ी, जिसके स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट्स होते हैं। मैं अभी भी सोच सोच के मुझे थकन होती है, हाउ द लास्ट 10 days हाउ वी बीन थ्रू देम। 350 पेज की बुक्स रखी हुई है, सारे लॉयर्स को हमने लगाया हुआ है पकड़ बांध के, और हम वी आर dividing them up and we are trawling through them, which is necessary, which is not, because उनकी आड़ में हर किस्म के खौफनाक आमराना कवानीन लाए जा रहे थे। इकोनॉमिक टेररिज्म, you could just be put on an ice slab anywhere. इंटीरियर सेक्रेटरी आपको मिसिंग पर्सन कर सकता था for 90 days, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ मिसिंग पर्सन मुशर्रफ की टाइम में, मुझे पता है 3 दिन का कितना भी आप फैमिली के लिए टॉर्चर होता है। तो दिस कांट हैपन। रूल ऑफ लॉ को तो आप नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते भाई। तो वो तो बिल गायब ही हो गया, पता लगा फैटिफ डिडंट रिक्वायर्ड एट ऑल। मैंने और एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, मैंने कहा इज दिस रिक्वायर्ड बाय फैटिफ, बात खत्म हो गई ना। तो अब ये छोड़ें, दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ व्हाट फैटिफ रिक्वायर्स एंड व्हाट इट डजंट रिक्वायर एंड व्हाट वी मस्ट डू। एक तो पार्लियामेंट्री टाइम टेबल होना चाहिए था जिस पे कंफर्टेबली सबके साथ डिस्कशन थ्रू कमिटीज, कितने भी नाराज हो एक दूसरे पे, हम पहले पाकिस्तान की तरफ तो जरूर कर लेते हैं, कितने भी नाराज हो, ये मैं आपको कह दूं, और उस फोरम में बहुत कुछ हल भी हो जाता है। एंड ये नहीं हुआ, कमिटीज में आए नहीं बिल। अब 8 और बिल हैं जी, जो 30 अगस्त से 7 सितंबर तक पास होने। देयर आर नो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट स्टिल कॉल्ड। अब आप मुझे बताएं कितनी प्रोसेसेस से वो 8 दिन में स्पीड से गुजरेंगे। 2-3 बिल उसमें बिल्कुल ठीक हैं, दे डोंट रिक्वायर सो मच वर्क, बट आई एम ओनली रीडिंग देम इलेक्ट्रॉनिकली। आई एम अ वन पर्सन, मैं फर्द वाहिद नहीं हूँ, मैं कोई अक्ल कुल नहीं हूँ, मैं गलती कर सकती हूँ। लोग यू हैव टू से कि कोलिजियल डिसीजन मेकिंग होती है जमहूरियत में, और उससे हमेशा फायदा होता है जी, उससे हमेशा फायदा होता है। मैं कहूँगी नून के किसी लॉयर से, मैं कहूँगी राजा साहब आप देखें, फारूक साहब आप देखें, रजा रबानी आप देखें, आई विल बी आस्किंग आप पीपल, नवीद कमर हैवल लोग, वो किसी और एंगल से, a non-lawyer will catch things that the big lawyers are missing. ये हो रहा है because we are going through so much paperwork in such little time. And कुछ तजुर्बे की बुनियाद पर हो रहा है कि ये क्लॉज बिल्कुल गलत है, ये पाकिस्तान को खतरे में डालेगा। फिर हम देख रहे हैं फाटफ रिक्वायर करता है कि नहीं भाई, और एंड द नेगोशिएशंस आर हैपनिंग विद गवर्नमेंट एज वेल एज विद फाटफ टिल लास्ट मिनट। तो आप हमें पहले दे दें, हम मैनेज कर लेंगे। There's a problem in the part of laws. They have to come through. They have to come through by deadline. And even जब ये हो जाए तो फिर आपकी गवर्नमेंट कंप्लायंस इसमें ठीक होनी पड़ेगी ना। आपने फिर ऐसे फैसले करने होंगे जो आप माजी में नहीं करते रहे, और जो वैसे ही पाकिस्तान के अपने लिए जरूरी थे। तो अफसोस से मैं कहूँगी किसी गैर मुल्क की बदनामी के जरिए ये हो रहा है, अफसोस, बट बिकॉज ये नहीं, इन सब की जरूरत नहीं थी। अब आप देखें कि FATF, हम कहते हैं ना कि हिंदुत्व, राम मस्जिद पर खड़े होके, बाबरी मस्जिद के खंडरात पर खड़े होके मोदी सरकार ने मंदिर बनाया है 5 अगस्त को, विच इज द डेट ऑफ कश्मीर अटेम्प्टेड एनेक्सेशन। यू कुड हैव गॉन टू टाउन विद दैट इंटरनेशनली, लेकिन हमने ये भी कहा, पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया कि इस्लामाबाद में जो मंदिर मांगा है उसे बनाओ। We have to be better than an extremist Hindutva India. Let's show us we are better than them. So इस तरह हमारी तो ये पॉलिसीज होती हैं जी। और FATF के बारे से अमेरिका is not in your corner. They're not even pretending, and don't imagine for 1 minute that they will be. However, you had a very strong lever which you're not using. इस वक्त आपके कॉर्नर में सिर्फ चाइना है वहाँ पे। अच्छा, एक मैं आपसे कोई क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एक साथ करूंगा। एक तो ये कि बैरूत में बहुत बड़ा धमाका भी हुआ है और बहुत मेजर ब्लास्ट था, जी, और जो सिचुएशन इलाके की है वो आपके सामने है। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन इलाकाई सूरत हाल में पाकिस्तान अभी भी इस तरह के खतरों से दो चार है। आप क्या समझती हैं कि हमें इसका किस तरह से तदारुक करना होगा, किस तरह हम इस मसले को रिजॉल्व करेंगे? और दूसरा सवाल मेरा इंडिया के हवाले से है। जो इस वक्त इंडिया की जो प्लानिंग नजर आती है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स फॉर पीस बिल्डिंग इन द रीजन,
मकबूजा कश्मीर को पहले उन्होंने अपने अंदर जम किया, उसके बाद अब वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे दबाव बढ़ा रहे हैं। इस सूरत हाल में आप क्या देखती हैं कि क्या सिचुएशन आपको रीजनल पूरी सिनेरियो में नजर आ रही है एज अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट? आपका क्या व्यू है? देखिए, India is in a very, very tough place itself, which you don't hear about. It has lost a lot of friends in the regional neighborhood. It used to count on an aspiration, it's still aspiring to be regional hegemon, which has been challenged by China, and the actual story of that was played out in Ladakh at a very kinetic level. Magar, in broader senses, China's GDP is now 5 times or 4 times what it used to be of India's. Its military spending is 4 times, not military spending, but its defense apparatus spending certainly. And yet India remains one of the largest military importers in the world. It's a big, big shopper in the international defense market, and the international defense market is extremely powerful. For instance, in America, it has a great deal of say in any White House, whether Republican or Democrat, and it brings its own lobbies to power and to change legislation, and which countries are part of that framework. Now, India is very much in the United States' corner as a strategic ally based on its market and its economic strength. We all know that. And it's thirdly, its vast diasporas who exercise a great deal of influence in capitals from Washington to the UK to Brussels and Geneva. So Indian educated diasporas, resourceful diasporas, have a great deal of clout, and India is in one sense it's in a pole position, but in another it's in a very vulnerable situation, and it's found that its bid for Asian and regional hegemony is challenged very much by China, and both the United States and India see Pakistan as a challenger because of obviously our links with China, our deep relationship, and obviously CPEC is the poster child of BRI, which allows through Gwadar China to go past the Malacca, choke point, and so Hormuz and Malacca are not the only game in town. The straits and China is a big, big net oil importer, unlike the United States. So it has that problem, and Malacca और Pacific में उसको option मिल रहा है, वो Ural बना रहा है, और इस तरह across Russia and the whole Caucasus, and then it's going past, it's going through Italy, that's the plan, Germany and all that, and it's going to reach the Atlantic Ocean. It will be a two-ocean power. When it has a link with Gwadar, China becomes a two-ocean power. Please understand this. This is at the heart of the neuralgia and anxiety that you see constantly being exhibited by India, and in some senses now between America and China. So we are in that process. You see, it's not easy to decouple a global economy, but Huawei, for instance, is an example of on the 5G spectrum what could go wrong. So despite the interlinking, there is a new sort of Cold War. I disagree with those who say बिल्कुल Cold War नहीं है. Cold War पुरानी तरीके से नहीं है, जब एक Iron Curtain था and East was separated from West and there was a clear two poles. Now there is multipolarity, but that makes Pakistan actually, in a sense, more vulnerable also. Multipolarity is always more chaotic. The actors are less rational in military and economic responses. You see sanctions, for instance, on Iran, which will bring me to Beirut, which the last government in America had tried to change by bringing Iran into some kind of strategic tent. They removed their dependence on Israel. पूरा उनका इन्हिसार Israel पे होता था ना, and Saudi Arabia as the policeman of the Israel, obviously, of the Middle East. तो ये post-colonial World War II breakdown एक हो रहा है of global leadership. There's no real global leader right now.
for instance on climate change. China दिखा रही है leadership. COVID में multilateralism and multipolarity दो अलग-अलग चीजें हैं और उसमें China अपना एक बहुत बड़ा मौसर किरदार अदा करे, लेकिन it is not able at this point to challenge the US militarily by any stretch. There is no contest. I mean, in America's military reach, naval as well as otherwise, is by far superior to any countries, many countries joined together. That is the reality you must factor in. But war is not an easy option for any country, including America, after its defeat in Iraq. I call it that. And you see it's unseemly haste in Afghanistan. So then you see the dysfunction in the Middle East. And आपने बेरूत की बात की तो 2010 को ले लें, अरब स्प्रिंग याद है आपको, ट्यूनीसिया से शुरू हुई और फिर होते होते वो उम्मीद किन पत्थरों पर टूटी, और आज जो हालात हैं 10 साल बाद बहुत बदतर हैं। उस वक्त से और आज का दिन बहुत बदतर हालात हैं। हर मैं समझती हूँ उस खित्ते का जो मुल्क है वो अंडर प्रेशर है, कुछ स्टेट फेलियर में मुब्तला हैं, कुछ के अंदरूनी जंगें हैं। जो सबसे बहुत ही मजबूत इक्तिसादी तौर पर ममालिक होते थे, जो सऊदी अरेबिया किंगडम है और यूएई होता था, उन पर भी बहुत प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिक हैं प्रेशर्स, अंदरून प्रेशर्स हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, और एंड दोज आर शोइंग। और अमेरिका के साथ जितना भी अलायंस हो, that is never enough. एक मुल्क की sovereign strength होती है, तो उनका आपको पता है कि ऑयल और उनकी क्या उनकी सूरत हाल है with prices going down, और उनके अपने खर्चे और surpluses मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। So पाकिस्तान का क्या काम है? देखिए, we must steer a very clear foreign policy. इस वक्त आपकी कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, एज अ डॉक्ट्रिन स्टेटेड नहीं है। होती तो नॉर्मली न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स हैं, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, उसकी जरूरत नहीं है, यू कैन मेंटेन न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी, मगर आप स्ट्रेटेजिकली आपको बहुत कन्वीनियंटली कठेरे में खड़ा रखा जाता था, वो बैड ओल्ड सोवियत जिहाद देश से, कि पाकिस्तान इज अ स्पॉइलर। पाकिस्तान को स्पॉइलर बॉक्स में रख दिया जाता था, नॉट द प्रॉब्लम सॉल्वर बॉक्स। इस वक्त और पिछले मैं कहूँगी कोई 2011 से आप समझ लें, पाकिस्तान की क्लियर पॉलिसी बदल चुकी है vis-a-vis एनी यूज ऑफ एक तो बैटल अगेंस्ट टेररिज्म है, उससे बहुत क्लैरिटी आई है, वो भी 2011 से आई, और फिर अफगानिस्तान में वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आपने हैंड्स ऑफ किया है कि वी आर नॉट पिकिंग एंड चूजिंग पार्टनर्स इन पॉलिटिकल governments in Afghanistan. Afghanistan is not our political backyard. It is not our strategic backyard. तो ये पॉलिसी आप देख रहे हैं, आपने उस पर मूव भी करना शुरू किया है। हमारी हुकूमत में शुरू हुआ था अमेरिका के बेसिस बंद करना, और जो पाकिस्तान में थे टेररिज्म के खिलाफ जो ऑपरेशंस शुरू हुए थे, we held a joint sitting of parliament for 2 days. I remember I had to stand and give a full PowerPoint presentation, so did the military. For 4 hours I stood on my feet to create that consensus. We did it. उसके बाद वो मरहलेवार ऑपरेशंस होते हुए, फिर आपने आर्मी पब्लिक स्कूल का देखा सानिया, उसके बाद एक और रिकमिटमेंट आया थ्रू एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। इस तरह होते होते पाकिस्तान की पॉलिसी vis-a-vis टेररिज्म, और अब आप फाटफ भी देख रहे हैं, टेररिज्म एज वेल एज द रीजन बहुत बदली है। बहुत सब्सटेंटिव एंड सब्सटेंशियल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आए हैं। ये मैं नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान का डॉक्ट्राइनल शिफ्ट आया है मिलिटरीली और स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज डॉक्ट्राइनल शिफ्ट मींस कि आपकी मिलिट्री फोर्सेस किसके खिलाफ खड़ी हैं। जैसे हिंदुस्तान की आपके खिलाफ है 2/3, उसी तरह पाकिस्तान की डिफेंस में खड़ी हैं। आपका तो मुल्क दोलख्त हो चुका है इंडियन इंटरफेरेंस की वजह से, उसमें कुछ अपनी फेडरलिज्म के फेलियर्स का भी हाथ होगा, लेकिन obviously the Indian army did move into East Pakistan, and how can a country with that anxiety, a military with that anxiety, ever not have defenses against this big hegemonistic neighbor, India, right? और अब तो extra hegemonistic उसके designs है, because the neo-fascism coming out of Modi's
own policy mind, वो तो इलेक्शन जीतने के लिए, मसलन नवंबर में बिहार का इलेक्शन है, वो कुछ भी कर, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान हैड टू से कि अच्छा हमने पुलवामा में, बालाकोट में पुश बैक किया है। तो आपने भी एक पॉलिसी को चार्ट करना है जो आप आर्टिकुलेट करें, सिर्फ रिएक्शन में ना रहें। आपने कहना है we are moving between appeasement and anger. Neither of those are a foreign policy. Appeasement is not a foreign policy, neither is anger. आप दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान से एक articulated consensus का रास्ता मुल्क से बना के निकलें. You will then have a proper policy which is proactive and not reactive to crisis only. Obviously, you will need the ability to make sovereign decisions, but even without that sovereign space, आप अपना space use करें. जो भी है आपके पास बहुत advantage है. You have China as an advantage. You have Chabahar falling apart because of Iran and China nexus now, and you have a considerable all-weather relationship with China, जो आप में political and economic capital, strategic capital invest किए हुए, उन्होंने सब कुछ डाला है. CPEC is the poster child of their entire BRI. Make it happen. And use, आपने कहा ना planning commission को नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे फाल करें ना. PIF को तोड़ के cannibalize करके उसे ना बेचें, उसे फाल करें. I'm saying that you have to, instead of breaking down institutions, you have to invest in them and empower them. और ये coalitions के जरिए होता है. मुश्किल हालात में, crisis के हालात में, foreign policy भी coalition के जरिए, inclusion के जरिए बहुत आसानी से बन सकती है. No rocket scientists. 2 APCs are needed. One in Kashmir, one in Afghanistan, and you will forge ahead. पर वो APCs प्राइम मिनिस्टर हेड करे ना, वो कहे कि मैं आके बात करने तैयार हूँ, मेरी अपनी अना पीछे रखे और पाकिस्तान को सामने रखे, सब आएंगे. कोई और सारा जॉइंट रेजोल्यूशन बनेगा, मेरे सामने बनेगा. मैं आपको बता सकती हूँ, उन जॉइंट रेजोल्यूशंस के आगे जैसे टेररिज्म पे हमने किया था, आपकी पूरी टेररिज्म पॉलिसी बदली. पूरे मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता समझना पड़ा that this is not okay. We are not a militant. हम अस्करी हल कोई नहीं चाहते किसी, या चाहे अफगानिस्तान हो. और फिर आपने बॉर्डर भी मुस्तहकम किया अफगानिस्तान के साथ. उसके बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं. नहीं, a country that moves towards soft borders first has to have a border, because आपको soil की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है. रिवॉल्विंग डोर नहीं हो सकता वो दूसरे ममालिक के साथ ना. So you have to have a border to create a soft border to then say अच्छा हम ट्रेड करेंगे, हम civilian populations आएंगे जाएंगे, वीजा फ्री एंट्री होगी, जो भी आप प्रोटोकॉल्स मैनेज करें, उसके लिए बॉर्डर जरूरी होते हैं. जो हमारे बहुत से पख्तून दोस्तों ने कहा नहीं ये तो ईजमेंट राइट्स है. मैंने कहा भाई ईजमेंट राइट्स तो पंजाब को नहीं मिली, सिंध को नहीं मिली. These are the unfortunate imperatives of nation states that are accused of being spoilers in terrorism. You have to take responsibility for your soil. मैंने इतना स्टडी किया इस बात को, जब भी कुछ हो, अच्छा काबुल में अटैक हुआ, पाकिस्तान स्पॉइलर जी, it originated in Pakistan. Excuse me, how? We told Kabul 20 times हमारे इतने TTP के लोग गए हैं, आपने क्या किया? All right, let's make a border and let's say हम इस तरफ के लिए जिम्मेदार हैं, आप उस तरफ के लिए प्लीज जिम्मेदार हो. वो आपका मुल्क है, आप उसे ड्यूरैंड लाइन कहें, आप जो भी कहें, ये हमारा डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर है. एंड दैट्स दैट. जहां तक कश्मीर इंडिया का हवाला है, कश्मीर इंडिया इज वेरी अग्रेसिव राइट नाउ, and because it can't take out its aggression on Kashmir, on China, which has positioned itself rather differently than it used to before. From Doklam to now to Ladakh, the Indian media and Indian political class, and particularly Modi, will want to take out that aggression and that super nationalism that it is evolving. It is erasing the idea of India by demolishing mosques. It is erasing the idea of Nehruvian India and the one that they used to speak about. So, unka apna, it is erasing the secular constitution it was so proud of. And we turn around and say, मैंने तो parliament में कहा, मैंने बहुत rare English में speech की, मैंने कहा I want the honorable ambassadors to hear this, that this can't happen in Pakistan. We will not stand with joy
No elected Prime Minister of Pakistan will stand with joy over the demolition of another faith's temple or mandir or guru anything, or a church. No, you are free to go to your temples, churches, and places of worship and your mosques. This is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's vision, and we must adhere to it. And I have to say that no political party will even endorse this in Pakistan. Look at the difference in India. Look at that. They, on the day of they unilaterally tried to annex Kashmir. They are laying the foundations of a Ram temple. The implications of that majoritarian Hindutva India are very clear. It is no place for secularism anymore. It is no place for the old idea of India. And you ask the world, what is the biggest democracy in the world doing? Is this even democracy? It is actually the fascist face of democracy, because fascism, unlike other authoritarian systems, comes through democracy, and it changes the face of citizenship inclusion. Any discussion on rights is finished, and that's what's happening in India. That's what they're trying to impose in Kashmir also. Pakistan has to chart a clear, articulated foreign policy जिससे आप reactive ना हो, आप spoiler ना कभी कहलाएं, क्योंकि वहाँ मैं अभी आपको बता दी चलूँ, अफगानिस्तान में escalate होगा violence. It is unfortunate. We don't want it, because a peaceful Afghanistan is essential for Pakistan. मगर वहाँ होगा violence because of the kind of agreements they are forging. Today we hear that the Loya Jirga is talking to the Taliban. Excellent. But my strategic prediction is violence. I hope it comes down, and if it doesn't, then it will be laid at Pakistan's door. See the United States counterterrorism report that was recently released. Please have a look at it and see the words used for Pakistan in the middle of negotiations with Afghanistan, where Pakistan is needed. So I'm just going to say we didn't negotiate our position very well. ये बेसिकली मेरे आपसे दो लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें एक मुख्तसर क्वेश्चन है, एक आपका क्लोजिंग क्वेश्चन होगा, और बिकॉज वी हैव ओनली 5 to 6 minutes लेफ्ट नाउ. थैंक गॉड, आपने तो बिल्कुल मुझे चाय भी नहीं पीने दी. हाँ, ये कोई 100 मिनट्स से ऊपर हम जा चुके हैं, लेकिन आपकी जो गुफ्तगू अच्छी है और बहुत सारे इश्यूज हैं, एक्चुअली उनको डिटेल में डिस्कस होना चाहिए. नॉर्मली हमारे मीडिया पे होते नहीं है, इसलिए हम उसको जब देखते हैं जी रिव्यू करते हैं. सऊदीया से हमारे मामला कैसे चल रहे हैं, और जो अभी खास तौर पे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो स्टेटमेंट था सऊदीया के हवाले से, उस पर आपका क्या मुख्तसर व्यू दे दें, एंड देन आई विल कम टू माय कंक्लूडिंग क्वेश्चन. जी देखें, हम बिल्कुल पीपल्स पार्टी और मेरा भी यही व्यू है कि देखें, आप किसी भी मुस्लिम मुल्क जो आपके साथ रिश्ता रखता हो और आपके पूरे मसलन हमारे पॉपुलेशन हैं, मक्का मदीना जाते हैं, हमारी वहाँ एक डायस्पोरा है जो पैसे वापस रिमिट करता है मुल्क को, उसकी वजह से दोनों यूएई और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ आपके एक नहज में ही ताल्लुकात रहते हैं. उससे आगे हम उनको खराब नहीं करने की, जबकि बहुत ही हमें तल्ख फैसले लेने, खास तौर से ईरान जो हमारा बिल्कुल देखिए हमसाया है, वी शेयर अ बॉर्डर विद ईरान, तो उसको हम कभी अपना दुश्मन नहीं बना सकते. और बहुत सारे मुतालबे हुए कि हम ईरान की दुश्मनी में एक साइड लें, जिस पर पार्लियामान ने इंटरवीन किया और कहा कि हम साइड नहीं लेंगे. पाकिस्तान डज नॉट नीड टू take sides in a new Muslim war. We do not, or any war for that matter. Look, we have enough of our own problems. We need to try to be, in fact, intermediaries. And I speak of the glory days of Shahid Zulfikar Ali Bhutto, where he would have held an OIC और सारे के सारे आते सारे के सारे मोहतरमा शहीद भी जिंदा होती तो सारे आते. It's also your pull as a global and national leader. And he would have made that happen. Khair, Pakistan is not in that position right now. उन्होंने तो एक जंग के बाद ये सब किया था, after bringing 90,000 soldiers home from India, prisoner of war, and giving away no land. I'm just saying it's a bad place to be in, but Pakistan should not take any extreme position. If you want to take an extreme position, please discuss it with Parliament. We will understand your problems and your challenges. If Pakistan is in crisis, हम सब सामने खड़े होंगे. लेकिन off the cuff कोई remark ना हो
बगैर सोचे समझे रिमार्क ना हो, और नहीं मैं समझती कि फॉरेन मिनिस्टर कोई ऑफ द cuff, he is not inexperienced. So that was a calculated remark that was made. But why it was made, शायद उनके payments उन्होंने they called them in. देखिए again your policy is linked to how much oil payment deferrals you can get. ये अफसोस की बात है ना, आपको वैसे ही आपकी एक पॉलिसी चार्ट रास्ता होना चाहिए था। दोस्त मुस्लिम ब्रादर मुल्क है, वेरी गुड। कश्मीर में आपके साथ नहीं खड़ा है, चलिए मलेशिया खड़ा है, अजरबैजान खड़ा है, ईरान खड़ा है, तुर्की खड़ा है, आप उन पर फोकस करें। But don't also throw out years of political capital in one day. Spend time over it, invest in it, and we will all be with you in a coalition where we come up with consensus agreements. When parliament speak, it is very powerful. And that lesson People's Party has given to the world. भाई जब हमने शमसी एयरबेस बंद किया या वो लाइन सप्लाई लाइन 7 महीने के लिए बंद की, I could just say, I'm sorry, People's Party नहीं है अकेली. The whole Parliament has spoken. Pakistan's Parliament is holding this position. I can't help you. तो कोई भी सफीर आपके मुल्क का ये कह सकता है। जब पार्लियामेंट खड़ी होती है पीछे, तो मुल्क की बड़ी मजबूत और तगड़ी पोजीशन होती है। फिर कुर्बानी देना, चाहे वो डेट के हो, सस्टेन करना या कोई भी, फिर कुर्बानी देना और हजम करना कोई भी कड़वी गोली मुल्क के लिए आसान होता है। लेकिन आप अगर इस तरह खड़े होकर अनाउंस करेंगे बगैर किसी को एतमाद में लिए, तो सवाल तो उठेंगे, आप भी सवाल करेंगे, मैं भी उसका मुस्बत जवाब नहीं दे पाऊंगी, जबकि मैं चाह रही हूँ देना। बिलावल भुट्टो सरदारी, चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके पास पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या रोड मैप है, उनका क्या पैगाम है? दिस इज माय कंक्लूडिंग क्वेश्चन। जी, his roadmap is clearly captured in the manifesto of the last election, जो वो हाथ में लेके he did as a campaign. If you see, हमारा manifesto सबसे पहले निकला था, he had active input in it, just like his mother, शहीद mother, God bless her, उनका active उसमें input था, और बहुत सारी चीजों पे literally ये बिलावल हाउस के लिए मैं एक दफ्तर बना खास, and I was working there day and night with a very large team, और बहुत सारे हम तो हर सूबे से इनपुट देते हैं, जीबी का it's a exercise we do, उसके बगैर मंशूर नहीं बनता। कोई भी चीज पर हम कश्मीर पार्टी नाराज हो जाएगी, फला पार्टी नाराज, you can't do that, so we have to keep on, it's an ongoing conversation। हमारे तो policy templates हैं, but he is very clear in a couple of things, is very clear about वो के पार्लियामान को किस तरह इस्तेमाल करना। फिर you see personally how he chose standing committees। पहली दफा मैंने बने, we said you must have I must chair a standing committee, and his mother was given foreign policy too, he has strong interest in that also, और global stage पे उनको बहुत सराहा जाता है। I went with him to Davos and he did fabulously over there, and पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा हर जगह, कोई और, there was no confusion। मुल्क के बाहर तो there is only one position to take, and he was very compelling over there as a global statesman, and there was a lot of public interest in him। अभी भी वो उस global leaders network में अक्सर और बेशतर he gets called, he's unable to go many times, but what I tell you I see is an interest in building Pakistan as a progressive, democratic, united country, and one that जहाँ सबकी rights की इज्जत हो। So he chose what used to be a very underrated standing committee over foreign policy, foreign affairs, which is the most powerful, or Kashmir committee. He chose the Human Rights Committee. That should tell you his interests. And दोनों houses में People's Party ने लड़ के Human Rights Committees ली हैं, chairmanship। एक हमने young Senator Mustafa Khokar को दी, where he's working with me and with Chairman Bilawal। So we have these two young men heading these human rights committees, और उनमें बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग काम होता है। अनफॉर्चुनेटली सेनेट में बहुत कुछ निकल भी जाता है, मेरा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल, बहुत सारे बिल, टॉर्चर का बिल वो भी मैंने डाल, वो भी इन कस्टडी, वो सब बहुत कंसेंसस के साथ निकलते हैं, एंड वी आर एबल टू इवन ब्रिंग द गवर्नमेंट ऑन बोर्ड। जहाँ जहाँ हमारी चेयरमैनशिप से हम ले आते हैं, एक तरीका होता है टू नेविगेट पार्लियामेंट, यू डोंट नीड टू मेनी लेसन्स इन दैट, लेकिन एक तरीका होता है। आप लोगों के साथ बदतमीजी ना करें, उनको इज्जत दें, सब आपकी बात सुनते हैं, और
रैशनली बात करें, मंतिक के साथ बात करें, कहें कि पाकिस्तान की अकलियतों, शहरियों, वल्नरेबल कम्युनिटीज, सबकी हकूक, मीडिया हो, कुछ भी हो. So we don't like we don't like the business of an illiberal democracy. That is his tarjih also, and it shows in his public dealings. He has great personal, human, and social empathy. Jo again was a feature of his mother. Very strong in her mother. Unka human rights record bhi sabse brilliant tha. She would not allow किसी का arrest ना हो, कोई political prisoner हो. फिर हमारी हुकूमत में भी ये रिपीट है, not a single political prisoner, no question. अकाउंटेबिलिटी करनी है किस, ठीक है, उसका एक तरीकेकार करें, पार्लियामान के जरिए करें, मूव स्लो, कोर्ट्स हैं, पीनल कोड है, क्रिमिनल कोड है, सिटीजन अदालतें, जो भी करना करें, लेकिन ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी should be clear and it should be across the board. इसमें किसी के हुकूक सल्ब ना हो, ये तो तय होता है. तो ह्यूमन राइट्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग. जर्नलिस्ट की, मीडिया की फ्रीडम्स हो, औरतों की हो, खास तौर से अकलियतियों की हो, दे आर डीपली वल्नरेबल इन पाकिस्तान given our history and sociology of laws. तो ये सारे उनके बहुत क्लियर प्रायोरिटीज हैं. एंड ऑफ कोर्स बिल्डिंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी. वो कहते हैं जिस मुल्क में इतने गरीब लोग हैं और टैक्स इतनी, अशराफिया इतने कम दे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे. these taxes we have to pay and हमें ये बर्डन लेना है बजाय गरीब के. अब whether that becomes a translatable vision or not, but we have to go that, we have to chart that course. We can't remain dependent on foreign aid forever to feed our populations and start cutting PSDP. मतलब गरीब को बहुत सख्त इस वक्त कश्मकश में है. And he's also a very simple person, by the way. आपको कह दो मेरा छोटा सा घर है, ऐसे you're coming, I have a very small house in Islamabad, look, you'll only get pizza or something. I'm food, माँ की तरह दाल चावल ठीक है बिल्कुल. So और कपड़े भी, मतलब जो भी, I mean whatever, he is not someone who's just like his youngest sister Asifa, not interested in the luxuries of life. वो अगर मिल गई तो बहुत अच्छा, मैं भी ऐसी हूँ, मिल गई तो बहुत अच्छा. I don't say I don't enjoy them, but they are not a reason for my happiness. आप उनको अपनी खुशी का महवर नहीं बनाते. खुशी उसके इर्द गिर्द नहीं होगी. खुशी होगी मैंने आज क्या किया, मैंने किसके लिए आवाज उठाई. This is what all politicians, at least PV politicians, live for. अगर मैंने लेबर के लिए नहीं कुछ कहा, PTDC मोटेल्स बंद हो रहे हैं, मुझे सबके नाम पता होंगे कौन किसको निकाला गया. That's the PP thing. You should, and I need to speak out for them. And so this is how we are. This is वो urban poor हो, rural poor हो. We have a long way to go, miles to go before we sleep. Politics is an imperfect art. Staying in it is not. आजकल बड़ा अजीब लगता है, लोग कहते हैं तोहमत ही लगाते हैं कि आप सियासत में. So it's a bit of a challenge. Sherry, बहुत शुक्रिया आपका. Thanks for your valuable remarks, valuable thoughts on different emerging issues, and I'm grateful to our participants also who are attending via Facebook Live. हम इस वीडियो को नेक्स्ट फ्यू आवर्स में YouTube का जो हमारा चैनल नटशल कॉन्फ्रेंसेस का, उस पर अपलोड कर देंगे, और उसके बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस हैं वो भी आप देख सकते हैं. ओवरऑल दिस इज आवर 19th एडिशन ऑफ वेबिनार. And this is the 5th edition of our series for the way forward for Pakistan. Our next conversation on coming Tuesday, August 11, and time is 9:30 p.m. in the night. And our guest is Dr. Shiri Mazari, the Federal Minister for Human Rights, another brave and courageous woman leader. And I hope that all of you enjoy. So tune in on Tuesday at 9:30 via Facebook Live of Nutshell Conferences. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शेरी फॉर योर कैंडिड व्यूज. और मेरे ख्याल में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत सारे जो इश्यूज हैं, फ्रॉम FATF टू हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड पॉलिसी मेकिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड मल्टीपल अदर इश्यूज, उस पे आई थिंक बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई है, आपके ख्यालात सुनने का मौका मिला. हम इस YouTube पे जाके इसको फर्दर वायरल करेंगे. एंड थैंक्स अगेन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड द मीटिंग इज एडजर्न्ड. Thank you so much.